अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्टेड नावल नसीब बिकता नहीं आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है सानिया पीरज़ादा ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। आइए नावल की तरफ चलते हैं। चांद की खुशनुमा रोशनी उसके चांद से रोशन चेहरे को और दिलनशीं बना रही थी। उसे कोई और एक नज़र देख ले तो यही गुमा हो कि वो मोम की बनी हुई कोई नाजुक सी देवी है, यूनानी देवी। तभी तो अरहम के दिल को बचपन से लेकर अब तक कोई भाया नहीं, क्योंकि उसके दिल की मलका वो जो थी। वो ऊँधी लेटी फ़ोन कान से लगाए, धीमी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए, उसके हर लफ्ज़ पर शरारत को महसूस कर रही थी। उसकी बातों को सुनते हुए अचानक उससे लहजे में बोली, अच्छा, अपनी मोहब्बतों को लफ्ज़ों में बयान कर सकते हो? आयत, अपनी मोहब्बत को किन लफ्ज़ों में बयान करूं? जाने ज़िंदगी, खुशी, सुकून, मोहब्बत, पाकीज़ा चाहत, जाने आरज़ू, ये सब अल्फाज मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, मेरी आपके लिए मांगी दुआओं को बयान करने से कासिर हैं। और हमने फ़ोन कान से लगाए दिलनशीं अंदाज में कहा, अच्छा जी, नवाब साहब, बड़े बड़े शायर भी अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए तकरीबन ऐसे ही अल्फाज और ऐसे ही अंदाज का इंतखाब करते हैं। आप सातवें आसमान से तो नहीं टपके हैं? आयत चिढ़कर बोली। आयत की बात सुनकर अरहम का जानदार कहका बुलंद हुआ। मेरी होने वाली ज़ौजा मोहतरमा, इसीलिए तो मैंने ये अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि ये अल्फाज तो शायर अपनी महबूबा के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं, और मेरी होने वाली बेगम और मेरी सब कुछ के लिए मैं अनोखे अल्फाज ईजाद करूँगा जो आपकी शायान शान हों। और हमने वजाहत की, अच्छा, तो क्या मैं तब तक इंतज़ार करूँ? आपने तो मोहब्बत का एतराफ़ तक नहीं किया, और आपकी बातें, उफ़, कभी कभी तो मुझे लगता है कि आपका ताल्लुक़ नवाब शुजात अली ख़ानदान से नहीं बल्कि शेख चिली के ख़ानदान से है। आयत हर बार की तरह एतराफ़ मोहब्बत को लेकर भरम से अंदाज में बोली, जबकि दूसरी जानिब अरहम का वही जानदार कहका बुलंद हुआ और आयत की गुलाबी गाल गुस्से से सुर्ख हो गए, क्योंकि जब भी वो अरहम को तंग करने का सोचती तो अरहम तो नहीं, अलबत्ता वो खुद ज़रूर इस सब में जिच हो जाती। शेख चिली से ताल्लुक़, हाँ, पापा से पूछूंगा कि कभी नवाबों का शेख चिली के साथ कोई रिश्ता था? अरहम शरीर लहजे में बोला, नहीं नहीं, सच में ना पूछने लग जाइएगा। आयत भी हंसने लगी और उसके दिल को मोह लेने वाली हंसी अरहम के दिल के तार छिड़ गई। इस बार अरहम ज़रा संजीदा सा अंदाज लिए बोला, आयत, मैं तो बचपन ही से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर रहा हूँ, लेकिन हाय रे हमारी किस्मत, हमने हर तोरे हाले दिल सुनाया उनको, पर ये महबूब बेनियाजी ही के सुना ही नहीं। अच्छा जी, आयत ने हैरत का इजहार किया और उसकी कांच से नीली आंखें फैलीं। जी बिल्कुल, बस आपको मेरी आंखों में मोहब्बत ज़रा देर से दिखाई दी, बल्कि बहुत देर से। अरहम के हर लफ्ज़ से मोहब्बत छलक रही थी। उफ़, सच में अरहम, आपसे कोई नहीं जीत सकता। सच कहती हैं खाला, आपको जानना किसी के बस का नहीं। बिल्कुल अनोखा और मुख्तलिफ सा रूप है आपका। आयत मसनूई खुफगी से बोली। आयत, मैंने ऐसा क्या कह दिया? आप तो नाराज़ ही होने लगी। अरहम लाचारी से बोला। मुख्तलिफ के साथ साथ ना अरहम, आप बहुत बड़े ड्रामेबाज भी हैं। मैं ज़रा सी नाराज़ होने लगती हूँ कि बस आप मासूमियत का वो रूप धार लेते हैं कि मेरा गुस्सा हवा हो जाता है। वो मुस्कुराने लगी। तो आप भी कितना जल्दी खफा हो जाती हैं। अच्छा सच बताएं आयत, आप अब नाराज़ तो नहीं हैं? अरहम ने परेशान लहजे में पूछा। नहीं हूँ नाराज़। वैसे सोचा तो था इस बार आपको डटकर बेनियाजी दिखाऊंगी, लेकिन हमेशा की तरह आपकी मासूमियत के जाल में फंस गई। आयत मुंह बसोरे बोली, कभी नाराज़ होइएगा भी मत, वरना। अरहम धमकी आमेज लहजे में बोला। वरना आप मुझे धमकी दे रहे हैं? आयत ने भी धमकी आमेज लहजे में पूछा। वरना ये कि आपको देख देख कर जीने वाला रो रो कर सारे घर के टिश्यू ख़त्म कर देगा। अरहम ने मासूम बनने की भरपूर अदाकारी की। अरहम, आयत बेसाख्ता हंसने लगी। हंसने आयत, हंसने मुझ पर। अरहम नाराज़गी जताते हुए बोला। आयत फ़ौरन शर्मिंदा हुई। अरहम सॉरी, आपको तो मालूम है मैं पागल हूँ, अक्सर बगैर वजह के भी हंसती रहती हूँ। वैसे मेरे हंसने की मलका एक ख़ताब में आपको दे सकता हूँ जो आप भरपूर जचेगा आप पर। अरहम मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोला। क्या? आयत ने बेचैनी से पूछा। आप मेरी हूर परी हैं। अरहम आशिकाना अंदाज में बोला। हूर परी? वो हैरान सी हुई। इन लफ्ज़ों में क्या खासियत है? आयत को तजस्सुस हुआ, क्योंकि हूरें खुदा की मासूम तख्लीक हैं, हुस्न बेमिसाल, वजह बाकमाल, जैसे आप हैं, और हूरें रहती भी जन्नत में हैं। अरहम ने बहुत ही मुख्तलिफ अल्फाज में अपनी चाहत को बयान किया। अरहम की बातें सुनकर आयत के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। अरहम हमेशा उसे ऐसे ही प्यारे से लक़ब देता था जो उसे एहसास दिलाते थे कि वो कितनी अहम है उसकी ज़िंदगी में। आयत, मिसेस शबाना ने उसी पल उसको आवाज़ दी। अरहम, मम्मा बुला रही हैं, मैं जा रही हूँ। आयत ने अपनी दिली कैफियत छुपाने के लिए जल्दी से फ़ोन रख दिया। अल्लाह हाफिज़ आयत। अरहम सख्त बदमज़ा हुआ। जी मम्मा। आयत लाउंज में गई। बेटा जाओ, तुम्हें जमशेद बुला रहे हैं। मिसेस शबाना बोली। कहाँ हैं पापा? स्टडी रूम में। जी अच्छा। आयत स्टडी रूम में गई तो उसके पापा फ़ोन पर किसी से बहस कर रहे थे। पापा तो बिज़ी हैं, कुछ देर बाद आती हूँ। आयत वापस अपने रूम में चली गई। जमशेद नासिर साहब, आप पैसे के लालच में इस कदर डूब चुके हैं कि अपने नाम और मयार का बेड़ा गर्क कर डाला है।
ये तो आप अपनी खुशनसीबी समझें कि बरसों के ताल्लुकात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप पर केस नहीं कर रहा, वरना फ़ोन पर अगला बंदा कदरे गुस्से में था। फिजान साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर मुझसे ऐसी कौन सी खता सरजद हो गई है? जमशेद नासिर हैरान हुए। वाह, यानी हद हो गई। वैसे आप तो ऐसे हैरानगी तारीख कर रहे हैं जैसे आप हर बात से ला इलम हो। ये मकारी किसी और के सामने दिखाइएगा जमशेद साहब, वो तल्ख लहजे में गोया हुआ। बस मुसलसल आप बगैर कसूर के मुझ पर तहमतों के अंबार लगाए जा रहे हैं। असल मुद्दा क्या है वो ज़रा बताने की जहमत करेंगे? इस बार जमशेद नासिर गुस्से से फट पड़े। आवाज़ धीमी रखें, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। वहाँ क्या कहने हैं आपके? आपको मालूम है मिलावट कितना बड़ा गुनाह है? पहले तो ज़रा इस मिलावट होती थी, लेकिन इस बार तो जनाब ने सारा माल ही मिलावट भरा भेज दिया। वो भी इस बार बुलंद आवाज़ में मुखातिब हुआ। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? जमशेद नासिर के पसीने छूट गए। बस ज़्यादा मासूम मत बने। वो फल जो आपने भिजवाए हैं ना, वो इंसानों के तो क्या घोड़ों के खाने के भी काबिल नहीं है। मैं आपका सारा माल वापस भेज चुका हूँ। अब तक तो आपका समुद्री जहाज़ रवाना भी हो चुका होगा। अरे ऐसा कैसे माल वापस भेज दिया? मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा अंदाज़ा है आपको? अब जमशेद नासिर का रंग सही मैनों में उड़ा था। तो क्या आपके गले सड़े बदबूदार फल तुर्की के मंदिरों पर सजा रखता? उसका लहजा तंजिया था। देखिए फैज़ान साहब, मेरी बात सुने। जमशेद नासिर ने तहम्मुल से वजाहत देने की कोशिश की। मुझे आपसे मज़ीद कोई बात नहीं करनी, खुदाफिज। राब्ता मुनक़ता हो गया था। जमशेद नासिर ने हड़बड़ी में एक नंबर मिलाया। हेलो जी सर, अगली तरफ से कॉल मसूल हुई थी। उल्लू के पट्टे, तुझसे कहा था माल में ज़रा सी मिलावट करना, लेकिन तूने सारा माल ही मिलावट भरा भेज दिया। जमशेद नासिर ने भरम हुए बोल, सर ये आप क्या कह रहे हैं? इस दफ़ा वक्त कम था। जैसे ही मंडी से माल बरामद किया फ़ौरन बहरी जहाज़ों में रवाना कर दिया। मिलावट तक का वक्त नहीं मिला। वो हैरत से बोला, क्या आरिफ, अगर तुमने मिलावट नहीं की तो फिर ये सब कैसे हुआ? सर मतलब इस दफ़ा शेर अली खान ने हमें माल ही ख़राब दिया है। आरिफ फ़ौरन समझ गया। शेर अली? जमशेद नासिर गुस्से से धाड़े कि आरिफ भी ज़रा देर को सहम गया। इस शेर अली खान को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरा करोड़ों का नुकसान करवा दिया। अभी पर्चा ठोकूंगा इस पर, फिर देखता हूँ ये हरामी इलेक्शन कैसे जीतता है। जमशेद नासिर आपस से बाहर हो गया। लेकिन सर, शेर अली खान पहले भी 3 बार MNA बन चुका है। उससे पंगा लेना हमें नुकसान में मुब्तला कर सकता है। आरिफ जमशेद नासिर को समझाने लगा। और जो मेरे करोड़ों रुपए डूबे हैं वो नुकसान तुझे नज़र नहीं आ रहा? वो गुस्से से चीखे। लेकिन सर, आरिफ की बात अधूरी रह गई। जमशेद नासिर ने उसकी बात काटी। आरिफ जैसा कहा है वैसा करो, और हाँ, मीडिया वालों को भी खबर कर दो, और बाकी नमक मिर्च लगाना तो उनका काम है। फिर देखता हूँ इसको, देखना फिर इसकी खैर नहीं। जमशेद नासिर के चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट छा गई। जी जैसा आप कहें सर। आरिफ को जमशेद नासिर की बात माननी पड़ी। ये क्या मायूं मेरी दुल्हन की है? फरीहा बाजी और फरहीन, आप दोनों ने किस खुशी में पीले मलबूसात ज़ेबतन कर रखे हैं? और हम बहनों की तैयारी देखते हुए ज़रा मसनूई खुफगी से बोला। वो 3 बहन भाई थे। सबसे बड़ी फरीहा, फिर अरहम जो बड़ी मिन्नतों और मरादों से फरीहा की 5 साल बाद पैदा हुआ था, और फिर सबसे छोटी फरहीन थी। वो भी अरहम से 3 साल छोटी, शरारती और थोड़ी ज़िद्दी थी। ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ दुल्हन ही पीला रंग पहने, कोई भी पहन सकता है। फरहीन अरहम को चिढ़ाकर बोली, जी नहीं, आज ज़रूरी है। आज ये रंग सिर्फ मेरी दुल्हन पहनेगी। फ़ौरन जाएं कपड़े बदलें। अरहम तहकमाना लहजे में बोला, हैं क्यों? जी नहीं, ये क्या बात हुई? फरहीन और फरीहा हैरतज़दा लहजे में बोले, जी हाँ, वरना आप दोनों मेरी तरह यहीं पर अपने भाई के पास घर पर रहेंगी। आप ही देखें ना भाई को। फरहीन चिड़ी। अच्छा ठीक है दूल्हे साहब, मैं तो चेंज करने जा रही हूँ। फरीहा ने हार मान ली। मैं नहीं चेंज करने वाली। पार्लर से तैयार होकर आई थी, अब बाल ख़राब, मेकअप भी फिर से करना पड़ेगा। फरहीन बज़िद थी। ठीक है, फिर आप मेरे पास घर रुक रही हैं। आज हम बहन भाई बहुत सारी बचपन की यादों को ताज़ा करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा करती हूँ चेंज। फरहीन को बिला आखिर अरहम की बात मानना पड़ी। प्लीज़, थैंक यू। अरहम फरहीन को शाकी नज़रों से देखने लगा। पूछ लूँगी मैं आपसे। फरहीन अरहम को खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी। फरहीन, वादा आपकी रुखसती पर मैं किसी को भी नहीं रोने दूंगा। खैर वैसे भी कौन रोएगा? अरहम को फरहीन को तंग करने में मज़ा आ रहा था। आपके अलावा सब रोएंगे। फरहीन गुस्से से बाहर जाने लगी। तभी हलीमा बेगम कमरे में दाखिल हुई। चेहरे पर खुशी के आसार नुमायां थे। खूब सजी हुई लाल रंग का भारी काम से भरा जोड़ा और बहुत सारे जेवरात पहने हुए। मम्मा, भाई अभी आपको भी बोलेंगे, मेरी दुल्हन अभी दुल्हन बनी नहीं और आप पहले ही दुल्हन बनकर आ गई हैं। फरहीन हलीमा बेगम की तैयारी देखकर बोली, हाँ तो बेटी की माँ बेटे की शादी पर एक बार फिर से दुल्हन जैसी सजती संवरती है। हलीमा बेगम मुस्कुराकर बोली, और बहनें बेचारी नहीं सज संवर सकती। फरहीन रोनी सी शक्ल बनाकर कमरे से बाहर चली गई। मम्मा, आप तो मेरी दुल्हन जब वो दुल्हन बनेगी उनसे भी ज़्यादा हसीन लग रही हैं। अरहम ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ के हाथ थामे। खुशी इंसान को हसीन बना देती है। अब जाहिर है इकलौते बेटे जो मुझे बहुत दुआओं और मन्नतों से मिले हैं, उनकी शादी की खुशी का निखार तो मुझे आएगा ना। मम्मा लव यू। अरहम ने हलीमा बेगम को गले लगाया था।
लव यू टू मेरी जान। हलीमा बेगम ने अरहम को सर पर प्यार किया था। वैसे मम्मा, बारात पर आपका ड्रेस किस रंग का है? अरहम जायजा लेने लगा। आसमानी नीले रंग का। भाई मुझे मालूम है कि बारात पर लाल रंग सिर्फ मेरे नवाब साहब की दुल्हन ही पहनेगी। हलीमा बेगम हंसने लगी। बिल्कुल, अरहम ने उनकी बात पर इत्तफाक किया। वैसे बेटे, आयत बहुत अच्छी लड़की है, मेरी भांजी भी हैं, मेरा अपना खून है, लेकिन उनके वालिद बहुत अजीब किस्म के इंसान हैं। ज़रा सी बात पर बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ पाल लेते हैं, जिसका खुमियाजा उनके घर वालों को भुगतना पड़ता है। हलीमा बेगम जमशेद नासिर को ज़रा पसंद नहीं करती थीं। जी, खाला बेचारी बगैर गार्ड्स के घर के बाहर कदम भी नहीं रख सकती। अरहम ने माँ की बात की तायद की। गार्ड साथ हों तब भी थर थर काँपती है कि अभी कोई दुश्मन हमला ना कर दे। 2-3 बार तो मुबीन पर वार हो चुके हैं। बेचारा बच्चा ही तो है और खौफजदा ज़िंदगी जी रहा है, ऐसा पैसा चाहे जहन्नुम में। हलीमा बेगम अफसुर्दगी से बोली। जी मम्मा, अल्लाह ही उनको हदायत दे, आमीन। आपके पापा तो इस रिश्ते के बहुत सख्त खिलाफ थे, बड़ी मुश्किल से राज़ी हुए हैं, बहुत मुश्किल से, लेकिन शुक्र है राज़ी हो गए। अरहम ने लंबी सांस ली। मायूं की रात, खूबसूरत कुमकुमों की रोशनी में पीले रंग की घुटनों तक लंबी फ्रॉक, जिस पर नफासत से हल्का हल्का काम किया गया था, फूलों वाले जेवर और बगैर मेकअप के भी आयत बला की हसीन लग रही थी। उसके गुलाबी गाल शर्म से लाल थे, बड़ी नीली रोशन आंखों की चमक निराली थी। गुलाबी होंठों पर सजी मुस्कुराहट और गाल पर पड़ते डिंपल, वो वाकई किसी तरह मेकअप की मोहताज नहीं थी। हलीमा बेगम तो बार बार उसकी बलाएं ले रही थीं और नज़र उतार रही थीं। अरे बस करें बाजी, नज़र उतारती रहेंगी या रस्म भी करेंगी? मिसेस शबाना हंसते हुए अपनी बहन से बोली। हाँ हाँ, रस्म भी करती हूँ, पहले अपनी बेटी की नज़र तो उतार लूँ। हलीमा बेगम ने नरम मोहब्बत पाश नज़रों से आयत को देखते हुए कहा। मुबीन, जाओ अपने पापा को रस्म के लिए बुलाकर आओ। मिसेस शबाना ने अपने बेटे से कहा। लेकिन मम्मा, ये रस्म तो औरतों की होती है ना? मुबीन हैरत से बोला। हाँ, लेकिन तुम्हारे पापा चाहते हैं कि वो अपनी बेटी की हर रस्म के वक्त वहाँ मौजूद हों। मुबीन जमशेद नासिर साहब को बुलाकर आया। रस्म वक्त के हिसाब से सब ने अपने फ़ोन पर वीडियो बनाई। हलीमा बेगम ने आयत को सर पर खूबसूरत सा काम से भरा दुपट्टा गिराया, हाथ पर रखे फूलों की पत्ती पर उपटन लगाया और पैसे वार कर दिए। इसी सब में जमशेद नासिर का फ़ोन रिंग करने लगा। हेलो सर, टीवी देखें, आरिफ पुरजोश लहजे में बोला। क्यों? जमशेद नासिर ने बेजारी से पूछा। सर देखें तो आपको खुद पता चल जाएगा। आवाज़ में दबा दबा जोश और खुशी थी। जमशेद नासिर अपने कमरे में गए, टीवी ऑन किया तो न्यूज़ पर खबरों से वो छाए हुए थे। शेर अली खान साहब, मशहूर बिजनेसमैन और सियासतदान पर मशहूर बिजनेसमैन जमशेद नासिर साहब ने केस दर्ज करवाया है और इल्ज़ाम आयद किया है कि शेर अली खान साहब ने उनको खराब माल दिया है, जिसके बाइस उनका करोड़ों का नुकसान हो चुका है। इस केस के बाद पाकिस्तानी मंडियों के कई लोग, जिनको भी माल ख़राब फ़रोख्त किया गया था, में हिम्मत पैदा हुई और उन्होंने भी आवाज़ उठाई है और इस वक्त शेर अली खान साहब पर केसों के अंबार लग चुके हैं, जिसकी बिना पर उनसे MNA उम्मीदवार की टिकट वापस ले ली गई है। मीडिया उनके घर के बाहर खड़ा है, लेकिन उन्होंने मीडिया से मिलने से इनकार कर दिया। खबरें देखकर जमशेद नासिर खुशी से निहाल होने लगे और उनके अंग अंग में खुशी आया थी। शाबाश आरिफ, दिल, कलेजे, दिमाग सब में ठंडक पड़ गई। जमशेद नासिर फ़ोन पर आरिफ से बोले। लेकिन सर, अब वो भी चुप नहीं बैठेगा, हमसे बदला ज़रूर लेगा। आरिफ ने परेशानी जाहिर की। उसकी ऐसी की तैसी, अब तो वो जमशेद नासिर के नाम से भी कांपेगा। जमशेद नासिर पुरजोश लहजे में गोया हुए। तोड़ फोड़ की आवाज़ें सुनकर सब मुलाजिम सहम से गए थे। वो अपनी जिल्लत और रसवाई का मातम दिल खोल कर मना रहा था। फ़ोन लेकर आ मेरा और उस कुत्ते जमशेद नासिर को फ़ोन मिला। चीज़ें तोड़ फोड़ करने के बाद शेर अली खान गुस्से से हाँफते हुए सोफे पर विराजमान हुए। शेर अली खान, उल्लू का पट्ठा अब भी मुझे फ़ोन करने की जुर्रत कर रहा है। जमशेद नासिर फ़ोन की स्क्रीन पर उसका नाम देखकर दांत पीस कर बोला। हेलो। जमशेद नासिर ने ना चाहते हुए भी कॉल अटेंड की। जमशेद नासिर, मुझ पर केस करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे पंगा लेकर तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अब तो देख मैं कैसे तेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाता हूँ। शेर अली खान जमशेद नासिर पर बरस पड़ा। ओ जाजा, तू अब मुझे किस मुंह से धमकी दे रहा है? तुझे इस सब से सबक सीखना चाहिए था। आखिर तुझे शेर से चूहा जो बना दिया है। जमशेद नासिर ने ज़ोरदार कहका लगाया। तो फिर सुन जमशेद नासिर, अगर मैंने भी तुझे चालाक लोमड़ी से भीगी बिल्ली ना बनाया तो मैं भी पठान का बच्चा नहीं। शेर अली खान धमकी आमेज लहजे में गरजा। धमकी किसको दे रहा है? औकात क्या रहेगी अब तेरी? तू तो सियासत से भी गया। जमशेद नासिर गुस्सा जब्त करके दोबारा हंसने लगा। टिकट ले ली है तो क्या हुआ? इलेक्शन तो मैं हर हाल में लड़ूंगा और तुझे जीत कर दिखाऊंगा। तू बस अपनी फिक्र कर, बहुत जल्द खून के आंसू रोने वाला है तू। शेर अली खान ने फ़ोन ज़मीन पर पटका। गाड़ी निकालो, मैं इस बात अपने घर जाऊंगा, वहीं सुकून से जमशेद नासिर की बर्बादी का सोचूंगा। यहाँ तो मीडिया सर पर चढ़ा है, भगाओ सबको अभी के अभी, मुझे दरवाजे पर नजर ना आए। शेर अली खान अपने मुलाजमों पर धाड़ा। एक हफ्ता शेर अली खान ने गुस्से से मंसूबा बनाया और आज इस मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाना था। नवाबों के घर शहनाइयाँ गूंज रही थीं, सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। अरहम को सहरा पहनाया गया। आप आ गई पार्लर से? अरहम ने आयत को मैसेज किया। जी, आधे घंटे से। आप लोग रवाना हो गए? आयत ने मैसेज का जवाब दिया। अभी मुझे सहरा बांधा है, बस थोड़ी देर तक रवाना हो रहे हैं।
उफ, इतनी देर इस हैवी लहंगे और ज्वेलरी को पहनकर बैठना पड़ेगा। मैं तो अभी से थक गई हूँ। आयत थक गई हैं? जी बहुत। ओह मैं सदके, बस आ रहे हैं आपको लेने, और देखें अपने बचपन की मोहब्बत को लेने। 1000 लोगों की हमरा आ रहा हूँ और हक से लेकर जाऊँगा। आयत अच्छा जी। आयत मुस्कुराई। ओए रख फ़ोन, दोस्तों से भी 2-4 बातें कर ले। भाभी पर रात को सदके वारी होना। सब दोस्त मजाक बना रहे थे। एक दोस्त ने अरहम के हाथ से फ़ोन खींच लिया। अच्छा भाई ठीक है, फ़ोन तो दे दो, अरहम इल्तिजाई लहजे में बोला। नहीं, फ़ोन रात को मिलेगा। अरहम के दोस्त उसको तंग करने लगे। कुछ देर बाद लाहौर से इस्लामाबाद बारात रवाना हुई थी और कुछ घंटों के सफ़र के बाद बारात हॉल में पहुंच गई। शहनाइयाँ और आतिशबाजी की आवाज़ बारात की आम की खबर दे रही थी। लो जी, आयत के दुल्हे मियाँ आ गए। आयत की सब सहेलियाँ उसको छेड़ने लगीं। आयत शर्मा कर मुस्कुराने लगी। आज तो आयत की छवि निराली थी। आज वो अरहम के कहे मुताबिक कोई जन्नत से उतरी हूर लग रही थी। बारात का शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया। कुछ देर बाद जमशेद नासिर, मिसेस शबाना और मुबीन मौलवी और गवाहों की हमरा आयत के पास गए। आयत का निकाह पढ़ा दिया गया। फिर स्टेज पर अरहम का निकाह पढ़ाया गया। निकाह के बाद अरहम ने आयत को मैसेज किया। लफ्ज़ सादा हैं मगर कितने प्यारे हैं। तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। फिर दूसरा मैसेज किया। बना ही लिया आज आपको नवाब की बेगम, मिसेस आयत अरहम। मैसेज पढ़ते ही आयत की आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे। लड़कियां आयत को स्टेज पर ले आईं। चलो आयत आ जाओ बेटा। अरे तुम अभी से रो रही हो, अभी तो रुखसती में वक्त है। आयत की मम्मा उसको रोते देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराईं, जबकि उनकी अपनी आंखें भी नम हो चुकी थीं। नहीं मम्मा, आयत ज़बरदस्ती मुस्कुराने लगी। आयत की मम्मा ने उसके सीने से लगा लिया और दोनों माँ बेटी खूब रोईं। आंटी बस करें, आयत तुम चुप करो यार, मेकअप ख़राब हो जाएगा। आयत की सहेलियाँ उनको चुप करवाने लगीं। मेकअप ठीक करने के बाद आयत को बाहर स्टेज की जानिब ले गईं। अरहम पहले ही स्टेज पर मौजूद था क्योंकि जमशेद नासिर काफ़ी मॉडर्न थे, इसलिए उन्होंने कंबाइंड सिस्टम रखा था। आयत को जमशेद नासिर और मुबीन स्टेज पर लाए थे। अरहम अपने निशस्त से उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराकर अपनी हसीन दुल्हन की जानिब हाथ बढ़ाया। आयत ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ अरहम के हाथ में दिया। तू है मेरी मनचाही दुआ और ना कुछ मांगूं एक तेरे सिवा। माशाल्लाह बहुत हसीन लग रही है मेरी हूर परी। अरहम ने धीमी आवाज़ में आयत के कान में सरगोशी की। थैंक यू। आयत और अरहम स्टेज पर रखे सोफों पर विराजमान हो गए। आयत माशाल्लाह आप बहुत हसीन लग रही हैं। हलीमा बेगम ने आयत का सर चूमा। मैं सबसे पहले अपनी बेटी का सदका दूंगी। हलीमा बेगम हज़ारों के नोट पर्स से निकालकर आयत पर वारने लगी। मांगे जो कोई मुझसे तेरे नाम का सदका, मांगे जो कोई मुझसे तेरे नाम का सदका, मैं खुद को फेंक दूं तेरे सर से वार कर। अरहम की निगाहों में इस पल मुस्कान थी। वहाँ अरहम, आज आपके अंदर मिर्ज़ा गालिब की रूह तो नहीं आ गई? आयत अपने लबों पर मचलती मुस्कुराहट छुपाते हुए बोली। जी नहीं, किसकी रूह नहीं आई, ये मेरा अंदाज़े मोहब्बत है। अरहम अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोला। अंदाज़े मोहब्बत? आयत को खुशगवार हैरत हुई। कहा था ना अनोखे लफ्ज़ों में अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करूँगा, अरहम ने आशिकाना अंदाज में कहा। अरहम का ये अंदाज़ आयत के दिल के तार छेड़ गया। वो खुदा की मशकूर हुई जिसने उसे मोहब्बत करने वाले हमसफ़र का साथ बख्शा। रस्मों के बाद रुखसती की रस्म अदा की गई। जमशेद नासिर और मुबीन आयत की रुखसती के वक्त फूट फूट कर रोए, जबकि मिसेस शबाना खुश थी कि आयत इस सोने के पिंजरे से जहाँ हर कदम पर खौफ फैला था आज़ाद हो रही है। उनके यहाँ रस्म के मुताबिक भाई बहन को उसके ससुराल खुद छोड़कर आता है। मुबीन पर भी यह रस्म आई थी। मुबीन ने खुद गाड़ी चलाई जिसमें दूल्हा और दुल्हन बैठे थे। कुछ घंटे के सफ़र के बाद बारात लाहौर पहुंची। दुल्हन का फूलों और आतिशबाजी से शानदार इस्तकबाल किया गया। आयत के घर में कदम रखते ही हलीमा बेगम के कहे के मुताबिक बकरे ज़िबा किए गए। फरहीन, फरीहा और उनकी कुछ कज़न्स आयत को अरहम के कमरे में ले गईं। कमरे में दाखिल होते ही फूलों की दिलकश महक ने आयत का इस्तकबाल किया। अगर अरहम उसे हूरपरी कहता था तो उसने हूरपरी के लिए कमरे को किसी परस्तान की तरह सजाया था। हरसू फूल थे जो मोमबत्तियों की धीमी रोशनी में किसी ख्वाब महल सा मंजर पेश कर रहे थे। आयत ने कमरे में नज़र दौड़ाई तो हर चीज़ आयत की पसंद के पेशे नज़र थी। दरो दीवार की दिलनशी रंगों से लेकर कमरे में मौजूद फर्नीचर, यहाँ तक कि जिन फूलों की महक ने आयत का इस्तकबाल किया था वो फूल भी उसके पसंदीदा थे। अरहम के हर अंदाज में सिर्फ आयत से मोहब्बत थी कि उसकी हर पसंद नापसंद अरहम की पसंद नापसंद बन गई थी। आयत आज सरता पैर उसकी थी, जिसके अलावा किसी का ख्याल उसके पास से ना गुजरा था, और उसकी चाह को उसके रब ने हकीकतन आयत के नसीब में लिख दिया था। आज उसका दिल रब के हजूर इस अनायत के लिए सद्दा शुक्र था। सुकून उसकी रग रग में खून की तरह समाया हुआ था। लेकिन कुछ आजमाइशें हर कदम पर किसी भी सूरत में किसी भी तरह दरपेश आ सकती हैं। कुछ ऐसा ही आयत के मुकद्दर हयात का भी हिस्सा होनी थी। मैंने जो तुझे पाया था दुआओं के हिसार में, मैंने जो तुझे पाया था दुआओं के हिसार में, अनजान एक सफ़र ने किया दूर मुझको तुझसे। एक आदमी जो काफ़ी देर से नज़रें दरवाजे पर टिकाए नवाब हाउस के पास ही एक कोने में छुपा बैठा था, जैसे किसी का मुंतज़िर हो। अचानक उसका फ़ोन बजा। हेलो, मैं मुनीब बात कर रहा हूँ, काम हो गया?
अगला बंदे ने पूछा। नहीं, उसके बाहर आने के इंतजार में हूँ, वो धीमी आवाज में बोला। बाहर आने के इंतजार में? तुम हो कहाँ? मालूम है ना गोली बेटी के ससुराल ही मारनी है। हाँ मालूम है, मैं वहीं हूँ इस वक्त। वो इर्द गिर्द नजरें फेरते हुए बोला। ठीक है, काम ध्यान से करना, अगर काम में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारा अंजाम क्या होगा, उसने सख्त लहजे में कहा। हाँ हाँ मालूम है, उसके बाहर आने का इंतजार है बस, वो बोला। कभी कभी इंतजार अगर इंतजार ही रह जाए तो कितना अच्छा हो। मुबीन कब से आयत से मिलना चाह रहा था, लेकिन फिर सोचा कि आप ही तो मसरूफ होंगी, चलो उनसे कल वलीमे पर मिल लूंगा। मुबीन लाउंज से बाहर निकला, अपने गार्ड्स को इशारे से बुलाया और घर वापस रवाना होने लगा। किसी असना में छुपा हुआ आदमी जो काफ़ी देर से मुबीन का इंतजार कर रहा था, उसको देखते ही जल्दी से अपनी बंदूक लोड की और निशाना मुबीन पर तानते ही गोली चला दी। मुबीन, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? अचानक अरहम बाहर आ गया। मुबीन उसकी तरफ पीछे ही मुड़ा था कि गोली सीधे अरहम के सीने में जा लगी। अरहम भाई, मुबीन चीखा। अरहम तड़प कर ज़मीन पर जा गिरा। अरहम भाई, मुबीन रोते हुए ज़मीन पर जा बैठा और अरहम का सर अपनी गोद में ले लिया। कुछ गार्ड्स ने फ़ौरन मुबीन को इर्द गिर्द से घेर लिया और कुछ गार्ड्स इस गोली चलने वाले को तलाश करने लगे। ये क्या हो गया? गोली गलत बंदे को लग गई। गोली मारने वाला कातिल कांपने लगा। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। उस पर ऐसी वहशत छाई कि उस बंदे ने खौफजदा होकर खुद को भी गोली मारकर ख़त्म कर दिया। पहली गोली की आवाज़ को किसी ने संजीदा नहीं लिया। सब समझे शादी वाला घर है, पटाखों की आवाज़ होगी, लेकिन दूसरी गोली की आवाज़ से सब डर गए। हारिस साहब, ये कैसी आवाज़ थी? हलीमा बेगम के दिल को धचका सा लगा। छोटे नवाब को गोली लग गई है, नौकर ने जैसे ही अंदर आकर बताया। यकदम ही कोहराम सा मच गया। क्या? दूल्हे को गोली लग गई? सब दौड़कर बाहर की जानिब भागे। मुबीन, आयत का ख्याल रख, अरहम ने बमुश्किल अपने आखिरी अल्फाज कहे और मुबीन की गोद में जान दे दी। अरहम भाई, नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मुबीन ने सिसकते हुए अरहम का चेहरा झंझोड़ा। अरहम मेरी जान। हलीमा बेगम बाहर आई और अपने दूल्हे बेटे को खून में लथपथ देखकर थर थर कांपने लगी। उनकी पलकें साख्त हो गईं। अरहम भाई, फरहीन और फरीहा, हारिस साहब और करीबी रिश्तेदार समेत सभी गहरे सदमे में मुब्तला हो गए। हारिस साहब, आप क्या बुन बन के खड़े हैं? मेरे बेटे को अस्पताल लेकर जाएं, देखिए ना कितना खून बह रहा है। हलीमा बेगम चीखने लगी, लेकिन नवाब हारिस समझ चुके थे कि अरहम की सांसें रुक चुकी हैं। वो रोते हुए ज़मीन पर बैठ गए और अपने बेटे को सीने से लगाकर बिलक बिलक कर रोने लगे। हलीमा बेगम भी समझ गईं कि अरहम अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनका दिल इस बात को मानने पर आमादा ही नहीं था। वो बेटा जिसके चेहरे की चमक उसके अंदरूनी रोशनी से छाई हुई थी, वो कैसे यकीन करती कि वो इनको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। हारिस, ये क्या कह रहे हैं आप? हारिस, बस खामोश हो जाएं, चुप करें। देखिए मेरा बेटा ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। उठिए, इसे जल्दी से अस्पताल ले जाएं। हलीमा बेगम चीख चीख कर कहने लगी, जैसे कुछ समझना ना चाहती हूँ। हाँ भाई साहब, उठिए, जल्दी अरहम को अस्पताल ले चलें। अरहम की फूफो मुमताज़ बेगम रोते हुए बोली। कोई फ़ायदा नहीं है हलीमा, हमारे बेटे की रूह अपनी मंजिल को परवास कर चुकी है। नवाब हारिस सिसकते हुए बोले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, आज तो मेरा बेटा दूल्हा बना है, आज वो हमारी किसी से क्या दुश्मनी है? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे ने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर ऐसा कैसे हो गया? हलीमा बेगम मातम करने लगी। सर, अरहम साहब को गोली लग गई है, एक गार्ड ने जमशेद नासिर को फ़ोन पर बताया। क्या? कैसे? जमशेद नासिर सुनकर झटका सा लगा। सर, टारगेट तो मुबीन सर थे, लेकिन खुशनसीबी से वो बच गए और बदनसीबी से अरहम साहब को गोली लग गई। मेरा बेटा ठीक है ना? और आयत, मेरी बेटी वो कैसी है? जमशेद नासिर को अपनी औलाद की फिक्र होने लगी। जी सर, वो दोनों खैरियत से हैं। शुक्र है, मैं खूब जानता हूँ ये सब किसके कारनामे हैं। शेर अली खान, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जमशेद नासिर ने गुस्से से अपने दांत पीसे, फ़ौरन अरहम के घर के लिए रवाना हुए। ये कैसा शोर है? या अल्लाह खैर, मैं तो बाहर भी नहीं जा सकती। आयत रोते और चीखने की आवाज़ें सुनकर परेशानी और घबराहट में इधर उधर चक्कर काट रही थी। वो कब से अरहम की मुंतज़िर थी कि अचानक उठने वाले शोर से घबरा गई। इसी असना में अचानक सब औरतें रोती चीखती आयत के कमरे में दाखिल हुईं। बाहर क्या हुआ है? आप सब रो क्यों रही हैं? आयत ने परेशानी से पूछा। बेटा, मुमताज़ बेगम अरहम की फूफो अपना सीना पीटने लगी। तो क्या हुआ? आयत की घबराहट और परेशानी में इजाफा हो गया। यकदम दरवाज़ा खुलने के बाइस आयत के कानों में अपनी खाला और दीगर लोगों के रोने की आवाज़ें सुनाई दी। हाय मेरा बेटा, हाय अरहम, उठें, आप मुझे छोड़कर इन्हें जा सकते, आप अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते। भाई प्लीज़ उठें, देखें ना, भाभी आपका इंतज़ार कर रही हैं। फरहीन धाड़े मार कर रोते हुए बोली। आयत के कानों में ये आवाज़ें पड़ते ही वो बाहर को भागी और अरहम को खून में भीगा देख ज़मीन पर गिर गई। आयत की रूह कांप उठी थी और वो बेहोश हो गई। उसके बेहोश होने पर सब लोग परेशान हो गए थे। सब औरतें आयत को होश में लाने की कोशिशें करने लगीं, लेकिन जब ऐसा ना हो सका तो अरहम की फूफो के कहने पर मुबीन आयत को अरहम के कमरे में उठाकर लाया और जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। आयत जब होश में आई तो सब कुछ याद आने पर वो सख्ते की हालत में चली गई। आयत को अरहम की मैयत के साथ बिठा दिया गया, लेकिन उस वक्त भी उसका सकना ना टूटा। वो जिंदा लाश की मानिद बन चुकी थी, जैसे कुछ खबर ही ना थी। उसके साथ हो क्या रहा है? जमशेद नासिर और मिसेस शबाना भी पहुंच चुके थे
ارحم کی لاش اور بیٹی کو عروسی جوڑے میں اس کے پاس بیٹھے دیکھ ان دونوں کا دل تڑپ اٹھا۔ وقت کسی بھی وقت پلٹی کھا سکتا ہے۔ جہاں کچھ دیر پہلے نوابوں کے گھر ڈھول ڈھمکے اور شہنائیاں گونج رہی تھیں، ہر سمت خوشی کا سامان تھا، اور اب قیامت برپا تھی، ہر سمت ماتم اور چیخیں تھیں۔ پولیس آئی اور اس گولی مارنے والے بندے کی لاش کو اٹھا کر لے گئی۔ خان صاحب، گولی دولہے کو لگ گئی۔ منیب نے شیر علی خان کے فون پر خبر دی۔ کیا؟ دولہے کو گولی مار دی؟ شیر علی خان آگ بگولا ہو کر دھاڑا۔ کیا ہوا شیر علی؟ شیر علی خان کی بیوی اس کی قہر برسانے والی آواز سن کر نیند سے بیدار ہو گئی۔ کچھ نہیں پری گل، تم سو جاؤ۔ شیر علی خان اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ آج پھر ایک بے گناہ انسان مارا گیا۔ پری گل کا دل دہل گیا۔ بہت کچھ یاد آیا، پر یاد حال وقت نہیں بدل سکتی تھی۔ اس کو چھوڑنا نہیں منیب۔ شیر علی خان کمرے سے باہر نکل کر بولے۔ خان صاحب، اس نے تو خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ میں نوابوں کے گھر کے باہر کھڑا ہوں، پولیس اس کی لاش کو لے کر جا رہی ہے۔ شکر ہے خود مر گیا، ورنہ اپنے ہاتھوں سے اس کو مار دیتا۔ بیچارے دولہے کو مار دیا، شیر علی خان افسردہ لہجے میں بولا۔ تدفین کے 3 دن بعد مسز شبانہ آیت کے پاس گئی، اس کو جھنجھوڑا اور تھپڑ مارنے لگیں۔ آیت ہوش میں آؤ، آیت رو جاؤ، آیت میری جان ہوش کرو، تمہارا ارحم اب نہیں رہا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، ارحم نہیں ہے اب اس دنیا میں، وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ آیت چیخ چیخ کر رو۔ مسلسل آیت کو جھنجھوڑنے کے بعد آیت کے حواس کچھ بحال ہوئے۔ پہلے تو خالی خالی نظروں سے مسز شبانہ کو تکنے لگی اور پھر پوچھنے لگی، مما ارحم کہاں ہے؟ اس کی یہ حالت دیکھ کر مسز شبانہ کا دل ڈوبنے لگا۔ بتائیں نا مما، ارحم کہاں ہے؟ دیکھیں نا، کب سے ان کا انتظار کر رہی ہوں میں۔ خود پر نظر پڑتے ہی جیسے سب کچھ ذہن کے دریچے پر آیا اور وقت کے سیاہ پنوں کو یاد دلا گیا۔ بیٹا، ارحم نہیں رہا، وہ مر چکا ہے۔ مسز شبانہ بولی۔ نہیں مما، ارحم نہیں مر سکتے، ایسا نہیں ہے، جھوٹ ہے یہ مما۔ آیت کو یہ بات کانچ کی طرح چبھی۔ وہ مر چکا ہے، گولی لگی ہے اس کو۔ نہیں۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے باہر نکلے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ نواب ہاؤس میں موجود سب مہمان اس کے کمرے میں آ گئے۔ اس کو روتے تڑپتے دیکھ سب کی آنکھوں میں آنسو اور ہمدردی تھی، لیکن وہ سب اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہر فیصلہ اس قادر و مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ مسز شبانہ نے آیت کو خود چپ کروایا، نہ کسی اور کو چپ کروانے دیا۔ روتے روتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کو فون کرو کوئی۔ مسز شبانہ آیت کو سینے سے لگا کر بولیں۔ کچھ گھنٹے بعد ان کو ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے آیت کو انجیکشن لگایا اور دوائیں لکھ دیں۔ گہرے صدمے سے ان پر ذہنی دباؤ پڑا ہے، لیکن کچھ آرام کے بعد یہ بہتر محسوس کریں گی۔ جب انہیں ہوش آ جائے گا تو کوشش کیجیے گا کہ یہ کچھ کھا لیں، کیونکہ ان کا BP پرفیکٹ ہوگا ایسے۔ مبین، آیت کو ہوش آیا؟ جمشید ناصر نے مبین سے پوچھا۔ نہیں پاپا، ابھی نہیں آیا۔ مبین آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہوش آئے اس کو سمجھا کر یا زبردستی جیسے بھی کر کے لے آؤ۔ آج وہ لازمی ہمارے ساتھ گھر جائے گی، آپ خود ان کو لے آئیں۔ مبین کو یہ بات ناگوار گزری تھی۔ میں کہوں گا تو اور بات بن جائے گی، تم کہو تمہاری کوشش ناکام رہی تو میں خود اس کو لے آؤں گا۔ اب یہاں وہ کس حق سے رہے گی؟ بہتر ہے کسی کے کہنے سے پہلے ہم خود اسے یہاں سے لے جائیں۔ نواب حارث نے گزرتے ہوئے باہر لان میں بیٹھے باپ بیٹے کی گفتگو سنی اور آیت کو ساتھ لے کر جانے والی بات سن کر غمزدہ ہو گئے۔ بیٹے کے بعد اب آیت بیٹی بھی چلی جائے گی۔ نہ جانے ایسا کیوں ہوا ہے؟ میری اور میرے بیٹے کی کسی سے آخر کیا دشمنی؟ میرا ارحم تو کسی پرندے تک کو نقصان نہ پہنچائے تو جا کے کسی انسان سے دشمنی؟ سمجھ نہیں آتا ایسا کیوں ہوا ہے۔ ابھی حارث صاحب اسی سوچ میں ڈوبے تھے کہ ان کے کانوں میں مبین کی آواز پڑی۔ پاپا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، ارحم بھائی میری وجہ سے مرے ہیں۔ مبین کو ارحم کی موت کا گہرا صدمہ تھا۔ کیا؟ مبین کی بات نواب حارث کو ساخت کر گئی۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے۔ جمشید ناصر مبین کو بہلانے لگے۔ ایسا ہی ہے پاپا، وہ بندہ مجھے مارنے آیا تھا، لیکن گولی ارحم بھائی کو لگ گئی۔ مبین سسکتے ہوئے بولا۔ مبین خاموش ہو جا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب تو کیوں اپنے باپ کی بدنامی کروانے پر تلا ہے؟ اب اگر دوبارہ یہ بات اپنے منہ سے نکالی تو تیری زبان کھینچ لوں گا۔ جمشید ناصر نے مبین کو آنکھیں دکھائی۔ مبین سہم گیا، لیکن نواب حارث حیرت میں ڈوب گئے۔ اس سب سے جیسے وہ کسی کشمکش میں پڑ گئے تھے، لیکن بہت جلد یہ کشمکش ختم ہو گئی اور جمشید ناصر اور ان کے خاندان کے لیے نفرت کی ایک لہر ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لیکن اس سب میں ایک نازک وجود اثر انداز ہونے والا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد آیت کو ہوش آ گیا۔ ارحم آیت نے ہوش میں آتے ہی ارحم کا نام لیا تھا۔ آیت تمہیں ہوش آ گیا؟ مسز شبانہ آیت کا سر چومنے لگی۔ مما، یہ سب خواب ہے نا؟ پلیز بتائیں میرا ارحم زندہ ہے نا؟ آیت بہکی بہکی باتیں کرنے لگی۔ بیٹا حوصلہ رکھو، صبر سے کام لو، اس کڑوی حقیقت کو مان لو، ارحم اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ نہیں، آیت دوبارہ چیخنے اور رونے لگی۔ حلیمہ بیگم آیت کی آوازیں سن کر روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ آیت کے رونے اور چیخنے کی آواز جب نواب حارث کے کانوں میں پڑی تو نفرت سے حلیمہ بیگم سے بولے، حلیمہ یہ لڑکی اب تک یہاں کیوں ہے؟ فوراً اس کو نکالیں یہاں سے۔ جی؟ حلیمہ بیگم چونک اٹھیں۔ جی حلیمہ بیگم، آپ کی بھانجی اس کے باپ اور بھائی کی وجہ سے مرا ہے میرا بیٹا۔ وہ بندہ گولی مبین کو مارنے آیا تھا اور لگ میرے بچے کو گئی۔
میں تو شروع سے اس رشتے کے خلاف تھا. میں نے بہت منع کیا تھا کہ جمشید ناصر جیسے گنڈے کے گھر رشتہ نہ کریں، لیکن ماں بیٹے کے سر پر محبت کا بھوت سوار تھا. اب دیکھ لیا انجام. نواب حارث سرد لہجے میں بولے. کیا؟ حلیمہ بیگم کو جھٹکا سا لگا. فوراً اس گنڈے کی منحوس بیٹی کو نکالیں یہاں سے. نواب حارث گرجے. حلیمہ بیگم یہ سن کر پہلے تو صدمے کسی کیفیت میں آ گئیں اور پھر اچانک آگ بگولا ہوتے ہوئے آیت کے کمرے میں پہنچیں. آیت. حلیمہ بیگم مسز شبانہ کو دیکھتے ہی شعلہ بار نگاہوں سے گھورنے لگیں. باجی کیا ہو گیا ہے؟ مسز شبانہ حلیمہ بیگم کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سمجھ چکی تھیں کہ کچھ تو ہوا ہے. شبانہ کھا گئی میرے بیٹے کو تمہارے شوہر کی غنڈہ گردی اور تمہاری اس منحوس بیٹی کے قدم. اپنی اس منحوس بیٹی کو ابھی اسی وقت میرے گھر سے لے جاؤ. میرے بیٹے کو کھا گئی منحوس خاندان کی منحوس بیٹی. ابھی دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے. حلیمہ بیگم آیت کو گھسیٹتے ہوئے چلانے لگیں. آیت سہن سی گئی. اپنی خالہ کے منہ سے ایسے لفظ سن کر آیت کو بے یقینی ہوئی. مما یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ فرحین اور فریہ بھی اپنی ماں کے چیخنے کی آواز سن کر آ گئیں اور ان کی باتیں سن کر غمزدہ ہو گئیں. باجی زبان سنبھال کر بات کریں. مانتی ہوں آپ کا دکھ بہت بڑا ہے، ایسے وقت میں ایسی حالت ہو جاتی ہے، لیکن میری بچی نے اپنا شوہر کھویا ہے، جوانی میں بیوہ ہو چکی ہے اور غم سے نڈھال ہے. آپ جیسی حالت ہے اس کی بھی، اور آپ اس کو منحوس قرار دیتی جا رہی ہیں. مسز شبانہ بہن کی دلی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے صبر کا کڑوا گھونٹ بھر کر دھیمے لہجے میں بولی. ہاں تمہاری بیٹی منحوس ہے، اس کے منحوس قدم پڑتے ہی میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا. اس سب کی ذمہ دار یہی ہے. حلیمہ بیگم کے لہجے میں کڑواہٹ بھری تھی. باجی دنیا میں ہر بات پر مجرم عورت کو کیوں مانا جاتا ہے؟ جیسے شادی ٹوٹنا، بچے پیدا نہ ہونا. اگر اولاد نکمی نکلے تب بھی کہا جاتا ہے ماں نے تربیت ہی ایسی کی ہے. اگر شوہر دوسری عورت کے پاس جائے تب بھی کہا جاتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کو توجہ حاصل نہیں کر سکی. ہمیشہ ہر بات کا قصوروار عورت کو ہی تو ٹھہرایا جاتا ہے. لیکن یہ آج پہلی بار سنا ہے کہ کسی کی زندگی اور موت کا اختیار بھی عورت کے پاس ہوتا ہے. اگر کوئی مر جائے تب بھی کیا عورت ذمہ دار ہے؟ مسز شبانہ کی بات حلیمہ بیگم کو شرمندہ کر گئی. چلو آیت. مسز شبانہ آیت کا ہاتھ پکڑ کر اس کو باہر لے جانے لگیں. آیت کو اپنی خالہ کی باتیں اندر تک زخمی کر گئی تھیں. وہ خاموشی سے اپنی ماں کے ساتھ چل پڑی. وقت اڑان ہے، کون روک سکا ہے اس کو. 6 مہینے بعد. لفظ سادہ ہیں مگر کتنے پیارے ہیں. تم ہمارے ہو، ہم تمہارے ہیں. آیت ہر وقت نم آنکھوں سے ارحم کے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اذان کی آواز آیت کے کانوں میں گونجی تو اسے یاد آیا کہ ایک وقت اس پر شکر کا آیا تھا، آج وقت صبر کا آیا ہے. بے شک اللہ کا فرمان ہے کہ وہ انسان کو ہر حال میں آزمائیں گے، کبھی مال، کبھی اولاد سے، کبھی جان سے. کچھ وقت لگا لیکن وہ سنبھل گئی. اپنی آزمائش میں اللہ سے قریب ہو گئی. وہ آج بھی اپنے رب کو نہیں بھولی تھی اور اس نے واویلا نہیں کیا تھا. اس نے صبر کیا اور اب وہ تقویٰ اختیار کرنے کی جدوجہد میں تھی. وہ اٹھی، وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگی. نماز ادا کرنے کے بعد آیت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے لیکن کافی دیر خاموش رہی. کوئی دعا نہیں کی، بس یاد کیا. ہر وہ وقت جب اس پر عنایتیں کی گئیں اور وہ وقت جب اس کو دے کر واپس لیا گیا. اس نے سجدہ کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی. آیت آپی. مبین کمرے میں داخل ہوا. مبین حسب معمول یونیورسٹی سے آتے ہی آیت کے پاس چلا جاتا اور اس کا دل بہلانے کی خاطر اسے ڈھیر ساری باتیں کرتا. آیت خاموشی سے سب باتیں سنتی رہتی. ہاں اب وہ خاموش طبع ہو گئی تھی. آپی آج سارا کو میں نے ڈرایا اور وہ چیئر سے نیچے گر گئی. مبین بتاتے ہوئے ہنسنے لگا. آپی اتنی مزاحیہ بات ہے، آپ کو ہنسی نہیں آئی؟ آپ تو ہنسنا ہی بھول چکی ہیں. پہلے تو آپ بلا وجہ ہنستی رہتی تھیں. مبین افسردگی سے بولا. پہلے ارحم زندہ تھا، آیت بھرائی آواز میں بولی. آیت کی بات سن کر مبین نے مشکل سے اپنے آنسوں پر قابو پایا اور بات کا موضوع بدل کر آیت کا دل بہلانے کی ناکام کوشش کرنے لگا. کبھی پلٹتے صفحے زندگی کے کچھ سیاہ ہوئے، کچھ درخشاں. سر شیر علی خان صاحب نے آپ سے صلح کا پیغام بھیجا ہے. جمشید ناصر کا مینیجر عارف بولا. صلح؟ اب تو وہ MNA بن چکا ہے اور میں تو ویسے بھی کیس خارج کرنے کا سوچ رہا ہوں کیونکہ فیصلہ تو وہ اپنے حق میں کروا ہی لے گا. پھر مجھ سے صلح کیوں کرنا چاہتا ہے؟ جمشید ناصر قدرے حیران ہو کر سوچنے لگا. سر چھوڑے نا، آپ کو فوراً صلح کر لینی چاہیے، یہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. عارف جمشید ناصر کو مشورہ دینے لگا. بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن کو چھوڑیے. انہوں نے آج آپ کو ڈنر پر مدعو کیا ہے. سر اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا. آپ کا جو نقصان اس شیر علی نے کیا ہے اسے سود سمیت واپس لینے کا وقت ہے. سر سوچئے اس صلح سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا. عارف جمشید ناصر کو راضی کرنے کی کوشش کرنے لگا. ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں. کتنے بجے جانا ہے؟ سر 8 بجے. جمشید ناصر شیر علی خان کے پاس ڈنر پر گئے. کچھ گلے شکووں کے بعد دونوں میں صلح ہو گئی. چونکہ شیر علی خان MNA تھا اس لیے جمشید ناصر نے شیر علی خان سے اپنے بہت سارے جائز اور ناجائز کام کروائے. شیر علی خان نے جمشید ناصر کے سب کام کروائے. جمشید ناصر خود بھی حیران تھا کہ شیر علی خان آخر کیوں اس پر اتنا مہربان ہے، لیکن اپنی غرض کی خاطر خاموش رہا. عارف مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. جمشید ناصر سوچتے ہوئے بولا. کیا سر؟ اس شیر علی خان کو میں نے ایک مرتبہ گھسایا کیا، یہ تو اللہ دین کے چراغ والا جن ہی بن گیا.
میرے اتنے تابع ہے کہ میری ہر جائز ناجائز مطالبہ پورا کر رہا ہے۔ جمشید ناصر تجسس سے بولا، جی سر، بات تو آپ کی صلح آنے صحیح ہے، اور اب تو لوگوں میں بھی یہ چہمہ گوئیاں ہونے لگی ہیں کہ آپ کی دوستی کو دیکھ کر سب حیران ہیں کہ جانی دشمن جانی دوست کیسے بن گئے۔ عارف بولا، نہیں عارف، اس پٹھان کا کوئی تو مقصد ضرور ہے۔ جمشید ناصر پختہ لہجے میں بولے، ہو سکتا ہے سر۔ عارف نے بھی جمشید ناصر کی بات پر اتفاق کیا۔ کچھ ماہ بعد، جمشید ناصر، اب ہم دوست تو بن ہی چکے ہیں، وہ بھی جگری دوست۔ شیر علی خان نے جمشید ناصر کو اپنے گھر بلایا تھا کوئی ضروری بات کرنے کے لیے۔ ہاں بالکل۔ شیر علی، بات کو گول کیوں گھما رہے ہو؟ سیدھا مدعے کی بات پر آؤ۔ جمشید ناصر بیزاری سے بولے۔ جمشید ناصر، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدل کر سمدھی بن جائیں۔ شیر علی خان اپنے دل کی بات زبان پر لے آیا۔ کیا؟ جمشید ناصر از حد حیران ہوئے۔ ہاں جمشید ناصر، میرا ایک ہی بیٹا ہے، لندن سے پڑھ کر آیا ہے، تعلیم مکمل ہو چکی ہے تو اب کاروبار سنبھال رہا ہے، اس کی اب شادی کی عمر ہے۔ مجھے تیری بچی آیت بہت پسند ہے، لیکن آیت کا تو تم جانتے ہو وہ بیوہ ہے اور تمہاری ہی مرہون منت۔ جمشید ناصر تنزیہ بولے، ہاں جانتا ہوں، اس لیے ایسا چاہتا ہوں۔ ایک لمبی آہ کے بعد شیر علی کے لہجے میں پچھتاوا تھا۔ ٹھیک ہے، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ کچھ سوچ کر، جس میں جمشید ناصر کو اپنا مفاد بھی نظر آیا اور آیت کا مستقبل بھی، انہوں نے ہاں کر دی۔ تم اپنی بیٹی سے نہیں پوچھو گے؟ شیر علی نے حیرت سے پوچھا۔ تم نے اپنے بیٹے سے پوچھا ہے؟ جمشید ناصر نے جواب کے بجائے سوال کیا۔ نہیں، میرا بچہ بہت فرما بردار ہے، پوچھنا کیا ہے، بس بتا دوں گا، وہ میری ہر خواہش کا احترام کرتا ہے۔ شیر علی نے فخریہ لہجے میں کہا۔ میری بیٹی بھی ظاہر ہے میری بات کے کبھی خلاف نہیں جائے گی۔ شیر علی، جمشید ناصر نے بھی لہجے کو فخریہ کیا تھا۔ اب آیت کیسی ہے؟ میں جب بھی تمہارے گھر گیا ہوں اس کو ہنس سے بولتے نہیں دیکھا۔ شیر علی نے تفکر بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، ابھی صدمے میں ہے، لیکن جب زندگی میں تبدیلی آئے گی تو صدمے سے خود بخود باہر نکل آئے گی۔ کیا؟ لیکن پاپا، میری لڑکی دیکھے بنا آپ نے میرا رشتہ طے کر دیا، زیان ناراضگی سے بولا۔ زیان شیر علی خان کا اکلوتا بیٹا ہی نہیں، ان کا دوست بھی تھا، شوخ، شرارتی، ہنسمکھ، لیکن دردمند، بااخلاق اور ذہین بھی۔ زیان اور ارحم نہ صرف مزاجن بلکہ ہر لحاظ سے ایک دونوں کے دوسرے کے برعکس تھے۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، ہلکے بھورے بال، شربتی ذہانت سے چمکتی آنکھیں، سرخی مائل سفید رنگت، کثرتی جسم، اور اس پر اس کی بے نیازی دیکھنے والوں کو چاروں خانے چت کرنے کے لیے کافی تھی۔ زیان بچہ، لڑکی بہت خوبصورت ہے اور معصوم بھی۔ اس کا پہلا شوہر میری اور جمشید ناصر کی دشمنی میں مارا گیا تھا، بیچاری سسرال قدم رکھتے ہی بیوہ ہو گئی۔ یہ بتاتے ہوئے شیر علی کے دل سے ایک کسک سی اٹھی تھی۔ کیا؟ لیکن پاپا، آپ نے اس کے شوہر کو کیوں مروایا جبکہ دشمنی آپ کے اپنے جگری دوست سے تھی؟ زیان نے کچھ سخت اور افسردہ لہجے میں پوچھا۔ خبیث کا بچہ، فضول باتیں کرنا بند کرو، تم کو اصل بات ابھی نہیں معلوم۔ شیر علی غصے میں آگے۔ اوکے پاپا، آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لڑکی سے شادی کرو گے نا؟ شیر علی نے حسرت سے پوچھا۔ نہیں پاپا، آپ میری اس سے شادی کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ زیان منہ بسور کر بولا، کیونکہ میری وجہ سے اس کا شوہر مرا تھا۔ میں نے اس دن سوچ لیا تھا اس بچی کو اپنی بہو بناؤں گا، اسی مقصد سے میں نے اس کے سر پھرے باپ سے بھی دوستی کی۔ اب تم کو ہر حالت میں اسے شادی کرنے پڑے گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، ورنہ… ریلیکس پاپا، آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ میں تو بس آپ سے شرارت کر رہا تھا۔ زیان ہنسنے لگا۔ کرو گے نا شادی؟ جی۔ آج تک میں نے آپ کی کوئی بات ٹالی ہے؟ نہیں نا؟ تو پھر بے فکر رہیں، یہ بھی ہوگا کیونکہ آپ کی خواہش ہے۔ زیان شیر علی کا ہاتھ تھام کر نہایت احترام سے بولا۔ شاباش میرا بچہ۔ شیر علی نے لاڈ سے زیان کو گلے لگایا تھا۔ شیر علی نے اپنے قریبی اور وفادار ملازم کو آواز دی۔ جی خان صاحب۔ ہوا خان بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ جاؤ پری گل سے بولو تیاری کرے، ہم کل ہی ان کے گھر جائیں گے۔ ان کے؟ ہوا خان نے سوالیہ پوچھا۔ ہوا خان، اپنی بہو کے گھر، کل ہم چھوٹے خان کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں۔ شیر علی کی آواز سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ مارا سچی خان صاحب؟ ہوا خان بھی خوش ہو گیا۔ ہاں لالا سچی۔ زیان روندی شکل بنا کر بولا۔ آیت بیٹا، کل آپ کے رشتے والے آ رہے ہیں۔ جمشید ناصر نے آیت کو بتایا۔ رشتے والے؟ وہ خالی خالی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے اچانک رو پڑی۔ میری بچی 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے، تمہیں بیوہ ہوئے کب تک، آخر کب تک ایسے سوگ مناتی رہو گی؟ پاپا، مجھے شادی نہیں کرنی، میں ارحم کو نہیں بھول سکتی۔ آیت التجا کرنے لگی۔ آیت، تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، میری جان ہو، تمہاری یہ حالت دیکھ کر تم نے کبھی سوچا ہے مجھ پر کیا گزرتی ہے؟ جمشید ناصر بھی رونے لگے، لیکن ان کی باتوں میں دکھاوا نہیں تھا، آیت سے ان کو حقیقی محبت تھی۔ پاپا؟ آیت اپنے پاپا کو روتے دیکھ کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ آیت دیکھو، تمہیں تمہارے پاپا کا واسطہ، انکار مت کرنا، بہت اچھا رشتہ ہے۔ آیت، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مان جاؤ۔ جمشید ناصر آیت کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے۔ پاپا کیا کر رہے ہیں؟ آیت نے پاپا کے جڑے ہاتھوں کو جدا کر کے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ بیٹا، کیا اس باپ کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنی بچی کی خوشیاں دیکھے؟ آنکھیں ترس گئیں تمہیں مسکراتے ہوئے دیکھنے کے لیے، پلیز بیٹا مان جاؤ۔ جمشید ناصر التجا کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، آپ کی خاطر میں راضی ہوں۔
जमशेद नासिर की इल्तिजाओं के आगे आखिर आयत हार गई। थैंक यू आयत, अल्लाह तुम्हें हर खुशी दे जिससे तुम अब तक महरूम रही हो। आज रात में सुकून की नींद सो सकूंगा। जमशेद नासिर आयत को दुआएं देते हुए उसका सर चूमने लगे। अगले दिन शेर अली खान, परीगुल, ज़ियान और हवा खान इस्लामाबाद जमशेद नासिर के घर रिश्ता लेकर पहुंचे। ज़ियान इस जल्दबाजी पर बहुत नाखुश था। बेदिली से जमशेद नासिर के घर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जमशेद नासिर और मिसेस शबाना ने खुशदिली से सबको खुशामदीद कहा। बड़े बातों में लग गए और मुबीन फ़ोन पर। ज़ियान काफ़ी बोर हो रहा था। मुबीन, ज़ियान को अपने कमरे में ले जाओ बेटा, इन्हें घर दिखाओ, गपशप करो। मिसेस शबाना ज़ियान की बोरियत महसूस करते हुए मुबीन से बोली। जी आए ज़ियान भाई। मुबीन ना चाहते हुए भी मजबूरन ज़ियान को अपने कमरे में ले गया। ज़ियान मुबीन की बचपन की तस्वीरें जो दीवार पर लगी थीं देखकर बेसाख्ता हंसने लगा। ज़ियान भाई, आप किस खुशी में हंस रहे हैं? मुबीन भी बखूबी समझ गया कि ज़ियान उस पर हंस रहा है। यार तुम बचपन में कितने मोटे थे लेकिन क्यूट थे, अब भी खैर वैसे ही हो, क्यूट पांडा। ज़ियान मुबीन की गाल खींचकर बोला। जी नहीं, अब मैं मोटा नहीं हूँ, मैं रोज़ जिम जाता हूँ। मुबीन को ये बात कुछ नागवार गुजरी। अच्छा, तुम जिम भी जाते हो? वैसे लगता तो नहीं, लेकिन चलो तुम कहते हो तो मान जाता हूँ। ज़ियान अपनी हंसी पर काबू पाकर बोला। झूठ नहीं है, जाता हूँ। मुबीन ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। मोटे तो वैसे ही हो, मुझे लगता है जिम में भी तुम खा पी के आ जाते हो। ज़ियान को मुबीन को तंग करने में मज़ा आ रहा था। आप बहुत छुछोरे हैं, आपको देखकर ज़रा नहीं लगता कि आप लंदन से पढ़कर आए हैं। मुबीन मुँह फुलाए बोला। जो कहता है वो खुद होता है, और मेरे क्यूट पांडा, लंदन में लोग कौन सा हाजी होते हैं? ज़ियान शरीर लहजे में बोला। मैं 2 साल पहले लंदन गया था, वहाँ के लोग बहुत अच्छे और प्यारे होते हैं। मुबीन ज़ियान को चिढ़ाकर बोला। अच्छा जी। इसी असना में ज़ियान की नज़र आयत की तस्वीर पर पड़ी। कुछ वक्त वो थम सा गया। या खुदा, क्यूट पांडा, ये लड़की कौन है? कोई हॉलीवुड की अदाकारा है? मुबीन हंसने लगा। यार तुम बिला वजह क्यों हंस रहे हो? ज़ियान कोफ्त से बोला। ये कोई हॉलीवुड की अदाकारा नहीं, मेरी बहन है। बहन? कितनी बहनें हैं तुम्हारी? ज़ियान चौंका। एक ही हैं। ये असली मतलब तुम्हारी सगी बहन है? ज़ियान ने मुबीन को हैरान सा देखकर पूछा, क्योंकि दोनों में बहुत फ़र्क था। जी, मतलब ये लड़की तुम्हारा असली बहन है? ज़ियान ने उछलते हुए दोबारा पूछा। कितनी बार बताऊं? हाँ हाँ हाँ, मुबीन ने चिढ़कर जवाब दिया। मुबीन, अपनी बहन से मुझे मिलवा सकते हो? ज़ियान मुबीन से मिन्नत के से अंदाज में बोला। अच्छा जी, अब मतलब की बात आई तो मैं भालू और पांडा से मुबीन बन गया। मुबीन ने झट ज़ियान की बात उचक ली। यार मजाक कर रहा था, तुम भी तो मुझे कह रहे थे मैं बुरा हूँ बल्कि छिछोरा हूँ। लेकिन आप ही आपसे नहीं मिलना चाहती। मुबीन ने 2 टोक जवाब दिया। क्यों? क्यों नहीं मिलना चाहती? यार मैं उसका होने वाला शौहर हूँ। ज़ियान ने हैरानगी से पूछा। जी वो तो है, लेकिन वो अभी सदमे में है। कैसा सदमा? अरहम भाई की मौत का सदमा। ओह चलो फिर तुम मुझे बस उसकी एक झलक ही दिखा दो प्लीज़। ज़ियान इल्तिजाई लहजे में बोला। आपने उनकी तस्वीर देख तो ली है? मुबीन ने बात टालने की कोशिश की। तस्वीर और असल में फ़र्क होता है। तस्वीर में मेकअप और फिल्टर बहुत कुछ होता है। देखो, अगर आज तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी सारा से शादी में तुम्हारी मदद करूंगा। देख लो, मैं जमशेद अंकल को मना सकता हूँ। ज़ियान मुबीन को बहलाने लगा। हैं? सारा का आपको कैसे मालूम हुआ? मुबीन ने झट से पूछा। बस तुम्हारे फ़ोन में देख लिया जब उसको इतने बड़े बड़े दिल बनाकर भेज रहे थे। मुझे तो लगा अभी ये अपना दिल ही निकाल कर उसको ना भेज दे। ज़ियान शातिराना मुस्कुराते हुए बोला। ठीक है, झलक दिखाऊंगा बस। मुबीन बिलाखर मान गया। वाह मोटे, अपने मतलब के लिए मान गया। मुबीन ने ज़ियान को आयत के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा किया और ख़ुद दरवाज़ा खोलकर अंदर आयत के पास चला गया। आप ही? आयत कुरान पाक पढ़ रही थी। मुबीन की पुकार सुनकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। ज़ियान की नज़र आयत पर पड़ी तो उसके दिल की एक बीट मिस हुई। वो ज़ियान जिसके पीछे लड़कियां मरती थीं, उसमें अपने होने वाली महरम से चाहत का एहसास हुआ। माशाल्लाह, ये लड़की तो आर्टिफिशियल पठानी लगती है। पहली ही नज़र में आयत ज़ियान के दिल की सल्तनत पर बराजमान हो गई थी। मुबीन आयत से बातें करता रहा और ज़ियान आयत को दीवानों की तरह देखता रहा। इस दौरान आयत की नज़रें मुसलसल नीचे थीं। उसे यह एहसास तक न हुआ कि वो किसी के एहसासात पर हावी हो चुकी है। तेरे वजूद से एहसास ये मुनव्वर हुआ। तेरे वजूद से एहसास ये मुनव्वर हुआ। मेरे अंदर भी तू, बाहर भी तू मौजूद है। ज़ियान नीचे लाउंज में पहुंचा तो उसकी मंगनी की तारीख की गुफ्तगू हो रही थी। पापा ज़रा साइड पर आएँ। ज़ियान संजीदगी से शेर अली से बोला। क्या हुआ बच्चा? शेर अली खान और बाकी ज़ियान का रद्द-ए-अमल देखकर चौंक गए। पापा आए ना। हाँ कहो बच्चा। शेर अली ज़ियान के साथ लाउंज से बाहर आ गए। पापा, आप मेरी मंगनी की तारीख रख रहे हैं? हाँ। मंगनी क्यों? क्या मंगनी का रुला डाल रहे हैं? ज़ियान बच्चों जैसे लहजे में बोला। ज़ियान, शेर अली ने खा जाने वाली नज़रों से ज़ियान को घूरते हुए तमहीद की। मेरा मतलब है पापा, आप सीधा शादी की तारीख तय करें ना। क्या? लेकिन बच्चा तुम। प्लीज़ ना पापा, देखिए मैंने आपकी बात मानी है ना, बस अब आप भी मेरी ये बात मान जाएं। ज़ियान जताने वाले लहजे में बोला। तुम राज़ी हो गए? शेर अली खान का चेहरा खुशी से खिल उठा। जी दिल से राज़ी हूँ, बल्कि मंगनी की रस्म आज ही कर लेते हैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? शेर अली बोले। पापा, आपकी बहू ने एक झलक में इस पठान का हाल बुरा कर दिया है। अब मैं जल्दी से उसके फूल जैसे मुरझाए हुए चेहरे पर खुशी लाना चाहता हूँ।
ज़ियान आयत का तसव्वुर करने लगा। शाबाश मेरा बच्चा, चल ठीक है मैं बात करता हूँ, शेर अली खुशी से बोले। खैर तो है? परीगुल ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ हाँ खैर है, शेर अली परीगुल को जवाब देकर जमशेद नासिर से मुखातिब हुए। जमशेद नासिर भाई, मेरा बेटा चाहता है मंगनी की रस्म आज ही अदा की जाए और सीधा शादी की तारीख रखी जाए। वैसे भी आयत बच्चे की ख्वाहिश है कि शादी सादगी से हो। बात तो सही ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं। जमशेद नासिर को इनकार का कोई जवाब नज़र नहीं आया। शबाना जाओ आयत को मंगनी के लिए तैयार करो। जमशेद नासिर मिसेस शबाना को तहकुम भरे लहजे में बोले। जी। मिसेस शबाना आयत के कमरे में चली गई। आयत तुम्हारे ससुराल वाले चाहते हैं कि मंगनी आज ही की जाए। मिसेस शबाना डरते हुए बोली कि ना जाने अभी आयत का रद्द-ए-अमल क्या होगा, लेकिन आयत खामोश रही। आयत तुम सुन रही हो ना, तुम्हारी मंगनी अभी है। मिसेस शबाना प्यार से बोली। आयत ने इस बात में सर हिलाया। बेटा तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? आयत ने नफ़ी में सर हिलाया, लेकिन दिल से एक हुक सी उठी थी। अरहम का ख्याल उसकी रूह तक में समाया हुआ था। ये सब वो अपनी माँ बाप की खुशी के लिए तो कर रही थी, लेकिन उसके लिए ये पुलिस रात पर चलने के मानिंद था। शाबाश मेरी जान, चलो उठो जल्दी से तैयार हो जाओ। मिसेस शबाना आयत का सर चूमने लगी। नहीं मामा, मुझे तैयार नहीं होना, आयत रूंधी आवाज़ में बोली। लेकिन बेटा चलें। आयत जैसी बैठी है, इसी हुलिये में मिसेस शबाना के साथ आंसू पोंछती हुई बाहर आ गई। आयत बाहर गई तो ज़ियान उसको देखकर मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ और सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयत ने अपनी झुकी हुई नज़रें उठाकर ज़ियान को देखा और धीमी आवाज़ में ज़ियान को सलाम का जवाब दिया। ज़ियान को देखते ही आयत का दिल तड़प कर रह गया। और हम आपकी जगह मेरे दिल और ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। आयत आंसू जब्त करने लगी। माशाल्लाह हमारी बेटी तो बहुत प्यारी है, बिल्कुल हूर लगती है। परीगुल ने आयत का सर चूमा। आप मेरी हूर परी हैं। एक ख्याल ने आयत के जहन के दरीचे पर दस्तक दी। बच्चा कैसी हो? शेर अली खान ने आयत के सर पर हाथ फेरा। आयत खामोश रही, इससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। आयत की बुझी हुई हालत देखकर शेर अली को अंदर ही अंदर बहुत निदामत महसूस हुई। आ जाओ बच्चा बैठो। परीगुल ने आयत को खामोश देकर अपने पास बिठा लिया। मंगनी की रस्म सर अंजाम हुई और 10 दिन बाद शादी की तारीख रखी गई। 10 दिन भी मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है अभी अपनी बहू को साथ ले जाऊं। परीगुल आयत को निहारते हुए बोली। अगर मेरे पापा का बस चले तो अभी आपके साथ ही भेजने। मुबीन मुंह में बुड़बुड़ाया, क्योंकि वो जानता था आयत खुश नहीं, इसलिए वो भी इस रिश्ते से नाखुश था। खूब खेल हैं किस्मत के, खूब खेल हैं किस्मत के। हमने ख्वाब तुम्हारे सजाए थे, दिल के हर गोशे में बसाया तुमको। हमने दिल को ये एहसास दिलाया था, हम सफ़र साथ निभाएंगे तेरा, पर नामंजूर है किस्मत को ये फ़ैसला मेरा। मेरी ताबीर मेरे ख्वाबों से बहुत दूर की है, वो है मेरा जिसे जाना ना पहचाना है। हम सफ़र रास्ते बदलते हैं सुना था हमने, हम सफ़र बदल जाए ये किसने देखा। एक मेरी आरज़ू मेरी ना रही, तुम हमारे ना रहे, हम तुम्हारे ना रहे। 10 दिन बाद मम्मा मुझे मेकअप नहीं करवाना। आयत पार्लर वाली लड़कियों को अपने कमरे में मौजूद देखकर बच्चों की तरह बजिद बोली। मेकअप तो करवाना पड़ेगा, देखो बेटा उनका भी इकलौता बेटा है, उनके भी तो कुछ अरमान होंगे। हर शर्त उन्होंने तुम्हारी मानी है, अब तुम भी कुछ उनका एहसास कर लो। मिसेस शबाना आयत को समझाने लगी। आयत रोने के लिए आंखों से टिप टिप आंसू बरसने लगे। आयत रोना बंद करो, जल्दी से शादी वाला जोड़ा पहनो और तैयार हो जाओ। मिसेस शबाना ने आयत को तसल्ली के 2 बोल तक नहीं बोले, क्योंकि वो इस रिश्ते से बहुत खुश थीं। मजबूरन आयत ने शादी का जोड़ा ज़ेबेतन किया और बेजारी से मेकअप भी करवाने लगी। आज भी वो सरता पैर सजी किसी कीमती कांच की गुड़िया की माने लग रही थी। बस फ़र्क ये था कि आज ये सिंगार अरहम के लिए नहीं था, बल्कि उस अनजान हमसफ़र के लिए था जिसके साथ अब उसने ज़िंदगी गुजारनी थी। आयत और ज़ियान का सादगी से चंद करीबी रिश्तेदारों की शिरकत में निकाह हुआ। आयत बेदिली से दूसरी बार अपने बाप के घर से रुखसत हुई। उसकी पहली शादी का हर लम्हा उसके दिमाग में फ़िल्म की तरह चल रहा था। हर मंजर उसे एक नई तकलीफ़ से दो चार कर रहा था। ज़ियान ने आयत को गहरी सोच में डूबे देखकर मुखातिब किया। कैसा लगा आपको हमारा स्वाद? जी। आयत अचानक से ज़ियान की आवाज़ पर चौंकी। कैसा लगा आपको हमारा स्वाद? तुमको पता है स्वाद को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, ज़ियान शोखियाना अंदाज में बोला। स्विट्ज़रलैंड? आयत ठटक गई। आयत हम हनीमून पर स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। आयत के दिमाग में अरहम की बातें गूंजने लगीं। क्या कुछ कहा तुमने? आयत तुम ठीक हो? ज़ियान आयत को भगोड़ देखकर बोला। जी चक्कर आ रहे हैं। आयत ने अपना सर दोनों हाथों में जकड़ लिया। चक्कर? बीपी तो नहीं हो गया? लो पानी पियो। ज़ियान मुतफिक्र हो गया। नहीं, पहाड़ों की वजह से। तुमने अब तो यहीं रहना है, अगर चक्कर आ रहे हैं तो कैसे चलेगा? कुछ दिन में आदी हो जाऊंगी। आयत बोली। हाँ, फिर मैं तुमको यहाँ की सारी खूबसूरत जगहों पर ले जाऊँगा। यहाँ की हर शय बहुत खूबसूरत है, बल्कि मेरी आयत की तरह। ज़ियान बेखुदी के से अंदाज में आयत को निहारते हुए बोला। ज़ियान की इस तरह देखने पर आयत जुज़्बुल सी हुई और दिल में उसकी इन जसारतों पर उसे सलवातें सुनाने लगी। ज़्यादा तबीयत ख़राब तो नहीं है? ज़ियान आयत की हालत देखकर परेशान हो चुका था। नहीं। घर और कितना दूर है? आयत ने पूछा। बस आधा घंटा। आयत ये रंग तुम पर कितना सज रहा है, ये रंग ज़्यादा पहना करो। ज़ियान आयत का दिल बहलाने लगा।
खुदा खुदा करके वक्त गुजरा क्योंकि आयत ज़ियान के नॉन स्टॉप बोलने पर तंग आ चुकी थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ज़ियान सिर्फ उसका ध्यान बटाने और अपने एहसासात को छुपाने के लिए ऐसा कर रहा है। जैसे ही आयत और ज़ियान घर पहुंचे, आतिशबाजी और फूलों से उनका इस्तकबाल किया गया। एक बार फिर से आयत को वो पल याद आने लगे जब उसने अरहम के साथ उसके घर में कदम रखा था। ऐसे ही आतिशबाजी और फूलों से उनका इस्तकबाल किया गया था। आयत को घुटन महसूस होने लगी, उसकी आंखों में धुंध सी छाने लगी और फिर आंसू जैसे बंद तोड़कर बहने लगे। क्या हुआ आयत? ज़ियान आयत की हालत देखकर बौखला गया। प्लीज़ ये सब बंद करवाएं। आयत अपने आंसू हल्क में उतरते भीगे लहजे में बोली। आयत प्लीज़ संभालो खुद को, यहाँ सब मेहमान हैं, बंद कैसे करवाऊँ? ज़ियान मेहमानों के सामने फीका फीका हंसते हुए बोला, जो कि सब आयत को तिरछी निगाहों से तक रहे थे। आयत की हालत बिगड़ने लगी, उसके दिमाग पर पहले वाला अक्स चलने लगा। अच्छी गल, ज़ियान परीगुल को साइड पर ले गया। अच्छी गल, आयत की हालत ख़राब हो रही है, आप उसको ऊपर कमरे में भेज दें। लेकिन सारे मेहमान, परीगुल मेहमानों की जानिब इशारा करते बोली। अच्छी गुल, प्लीज़ आयत को कुछ हो ना जाए, देखें सब मेहमान भी उसको रोता देकर चहमगोइयाँ कर रहे हैं। ठीक है। परीगुल खुद भी आयत की हालत देखकर परेशान हो चुकी थी। आयत बच्चा, तुम लंबा सफ़र तय करके आई हो, बहुत थक गई होगी, थकावट की वजह से रो रही हो। बच्चा मुझे बता देती कि थक गई हो। परीगुल ने मेहमानों के सामने बात बनाई। परेशान मत हो, आराम करो अभी, कल मैं सब मेहमानों से तुम्हें मिलवाऊंगी। परीगुल ने आयत को गले से लगाया। आओ तुम्हें कमरे में ले जाऊं। आयत की जैसे दुआ कबूल हुई थी। परीगुल, तुम क्यों कमरे में लेकर जाओगी? ज़ियान खुद अपनी दुल्हन को कमरे में ले जाएगा। शेर अली खान बोले। हाँ मैं ले जाता हूँ। ज़ियान की भी दिली मुराद पूरी हुई। आओ आयत। ज़ियान ने मेहमानों के सामने आयत का हाथ थामा और उसको ऊपर कमरे में ले गया। आयत कमरे की खूबसूरत सजावट को, जो कि फूलों और मोमबत्तियों से की गई थी, देखकर घबराने लगी। आयत डरो मत, बैठो। ज़ियान ने आयत को बेड पर बिठाया। आयत की घबराहट में इजाफा हो गया और कांपने लगी। आयत डर क्यों रही हो यार? तुम्हारी कैफियत मालूम है मुझे, और मैं भले ही इंतहा का बदतमीज़ सही लेकिन बेहिस इंसान नहीं हूँ कि तुम्हारी कैफियत को ना जान सकूँ। यकीन जानो तुम्हारी ख्वाहिश मेरी अवलीन तरजीह होगी। ज़ियान ने आयत की घबराहट महसूस की और उसे तसल्ली देने लगा। आयत हैरत से ज़ियान को तकने लगी। आयत हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? ज़ियान ने पुरुउम्मीद होकर पूछा। जी थैंक यू, यकीन मानो मैं बहुत अच्छा दोस्त साबित होऊंगा। अब तुम्हारा ये दोस्त तुम्हें अपनी शरारतों से बहुत तंग करने वाला है, सो झेलना पड़ेगा। ज़ियान मुस्कुराकर बोला। और जो तुम बिल्कुल पुरसुकून होकर मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहोगी, तभी हम अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। ज़ियान के चेहरे पर खुशी के आसार नुमायां हुए थे। आयत हैरत में डूबी ज़ियान को तक रही थी, जिसको वो पागल बदतमीज़ छछोरा और ना जाने किन किन खताबों से नवाज चुकी थी। लेकिन उसकी सोच को जानकर आयत कदरे पुरसुकून हुई थी। आयत तुम चेंज करके खाना खाकर बेफिक्र होकर सो जाना, मैं सुबह सबके जागने से पहले घर आ जाऊंगा। ज़ियान कार की चाबी उठाकर कमरे से बाहर चला गया। हस्बे मामूल एक नई सुबह का आगाज़ हुआ था। फजर की अजान की आवाज़ से आयत की आंख खुली थी। आयत ने नमाज अदा की। थकावट की वजह से आयत दोबारा नींद की आगोश में चली गई। आयत मेज़ पर गिलास की छटक फटक की आवाज़ से आयत झटके से उठी थी। डरो नहीं यार, मैं हूँ। आयत को झटके से उठते देखकर ज़ियान अपनी हंसी दबाने लगा। आप कब आए? 2 घंटे पहले, और आते ही तुमको जगाने में लग गया। बिलाखिर मैं कामयाब हो ही गया। ज़ियान फातिहाना मुस्कुराया था। आयत शर्मिंदा हुई क्योंकि वो खुद भी जानती थी एक बार वो सो जाए फिर उसको जगाना किला फतह करने के मुतरादिफ है। कोई बात नहीं, थकावट की वजह से हो जाता है ऐसा। ज़ियान ने आयत के चेहरे पर शर्मिंदगी के तासरात देखकर फ़ौरन से कहा। आयत खामोशी से उठकर खड़ी हुई। आयत नीचे मेहमान आए हुए हैं, तुम तैयार हो जाओ फिर नीचे चलेंगे। ज़ियान कमरे से बाहर चला गया। उसने कोई हल्के से रंग का जोड़ा निकालकर ज़ेबतन किया, जेवरात पहने और कमरे से बाहर आ गई। आप तैयार हैं? आयत ने बाहर आकर लाउंज में बैठे ज़ियान से पूछा। जी बिल्कुल। ज़ियान ने आयत का बगौर जायज़ा लिया। बगैर मेकअप के भी वो बेहद हसीन लग रही थी। वाकई उसे किसी सिंगार की ज़रूरत नहीं थी। चलो, ज़ियान अपने एहसासात से नज़रें चुराते हुए बोला। ज़ियान और आयत नीचे गए जहाँ सब मेहमान उनके मुंतज़िर थे। अस्सलाम वालेकुम। आयत ने नीचे जाकर सबको सलाम किया। वालेकुम सलाम। परीगुल उठ खड़ी हुई, आयत के सर पर प्यार किया। नई दुल्हन ने कोई हार सिंगार नहीं किया। सब मेहमान आयत को सादगी में देखकर हैरानगी के आलम में बोले। हाँ बच्चा, मेकअप क्यों नहीं किया? आज तुम्हारा शादी का पहला दिन है। परीगुल को भी ये बात अजीब लगी। आयत परेशान होगी कि क्या बोले। वो मैंने खुद इसको रोका था कि खबरदार जो चेहरे पर मेकअप थोपा तो खुदा ने तुम्हारे चेहरे पर मेकअप से पहले करके भेजा है। ज़ियान ने जल्दी से बात बनाई। क्या मतलब? सब मेहमानों ने हैरत का इजहार किया। मतलब चाची देखें, नशीली आंखें, वो भी नीली झील सी, और इन आंखों को किसी और चीज़ की क्या तलब। गालों पर लाली छाई, उस पर ज़्यादा लाली लगा देती तो चेहरा टमाटर जैसा लगता ना। सबका कहका गूंजा। वो फिर से अपनी टोन में वापस आ गया था। गुलाबी होंठों पर अगर बनावटी रंग थोप देती तो होंठों के कुदरती रंग की तो तौहीन हो जाती ना। अच्छा भाई, हम समझ गए। सबका हंस हंस कर बुरा हाल हो चुका था। ज़ियान खुद भी हंसने लगा, जबकि आयत शदीद हैरत में डूबी ज़ियान को तकने लगी। वैसे दुल्हन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, लगता ऐसा है जैसे पठानी हो।
परवेश खातून आयत की खूबसूरती से मुतासिर होकर बोली, चाची आप मेरी दुल्हन की तारीफ कर रही हैं या अपनी? ज़ियान शरारत से बोला, बदमाश। परवेश खातून ने ज़ियान के कान मरोड़े। वैसे चाची अकबर लाला की दुल्हन कब लेकर आ रही हैं? ज़ियान ने पूछा। बहुत जल्द, बस दुआ करो तुम्हारा जैसा दुल्हन उसको भी मिल जाए। परवेश खातून बोली, ये दुआ नहीं बद्दुआ होगी, फिर तो वो कुंवारी ही रहेगी सदा। ज़ियान का लहजा डराने वाला था। हाय कैसे? परवेश खातून ने झट से पूछा। ऐसा अनोखा पीस अल्लाह ने पूरी दुनिया में एक ही बनाया है जो मुझे अता कर दिया। ज़ियान आयत की जानिब देखकर फ़ख्रिया लहजे में बोला, ये तो है। परवेश खातून ने भी ज़ियान की बात पर इत्तफाक किया। आयत के होंठों पर कई महीनों बाद एक हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। आयत को मुस्कुराते देखकर ज़ियान का चेहरा खुशी से तमतमाने लगा। चाची आपकी बातें बहुत प्यारी हैं, बिल्कुल मेरी दुल्हन की मुस्कुराहट की तरह। मस्के लगा रहे हो? परवेश खातून हंसते हुए बोली। आयत ज़ियान की बात समझ गई थी। आयत के दिल में उस दिन ज़ियान के लिए नरम गोशी और इज़्ज़त ने जगह बना ली थी। रफ्ता रफ्ता दिन गुजरते गए। आयत और ज़ियान की शादी को 4 माह हो चुके थे। आयत और ज़ियान में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। ज़ियान की शरारतें और बातों से आयत के होंठों पर कुछ पल के लिए मुस्कुराहट आ जाती थी, लेकिन वो अभी पूरी तरह अरहम को नहीं भुला सकी थी। परिगुल बहुत अच्छी हैं, माँ से बढ़कर मुझे प्यार करती हैं। आयत ज़ियान से बोली, जो सोफे पर बराजमान लैपटॉप पर मसरूफ़ था। हाँ, उनको हमेशा से बेटी का शौक़ था, अब तुम्हारी सूरत में उनको बेटी मिल गई। ज़ियान ने आयत की बात का जवाब दिया। वैसे परिगुल बहुत जिंदा दिल हैं, हर वक्त मुस्कुराती रहती हैं। हाँ ये तो है। वैसे आज तो अच्छी गुल मुझसे पूछ रही थी कि मुझे खुशखबरी कब मिलेगी, और जानती हूँ उन्होंने तो बच्चों के नाम तक सोच रखे हैं। बेटी का नाम ज़रमीन और बेटे का नाम अरहम। अचानक आयत की ज़ुबान से अरहम का नाम फिसला। अरहम, ये नाम तुम्हें बहुत पसंद है? ज़ियान के दिल में टीस सी उठी। जी, क्योंकि ये नाम मेरे मरहूम शौहर और मेरी मोहब्बत का है। आयत की आंखों में नमी भर आई। ये सुनते ही ज़ियान की आंखों में धुंध सी छाने लगी, जिसे छुपाने के लिए वो उठ खड़ा हुआ। ज़ियान क्या हुआ? आयत ने ज़ियान की नम आंखें देखकर पूछा। कुछ नहीं। ज़ियान ज़ब्त की इंतहा को था, ज़बरदस्ती मुस्कुराने लगा। ज़ियान क्या हो गया है आपको? पहले आप रो रहे थे, अब हंस रहे हैं। आयत ज़ियान की कैफियत देखकर कदरे हैरान हुई। खुद पर हंस रहा हूँ कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। बेवकूफ़? हाँ ना, देखो एक मरहूम इंसान से हसद करने लगा। ज़ियान आंखों की नमी साफ करते हुए फिर से हंसने लगा। आयत ज़ियान की बात सुनकर रंजीदा हो गई। मजाक कर रहा था। ज़ियान उठकर दूसरे कमरे में चला गया जहाँ वो सोता था। आयत रोने लगी क्योंकि तन्हाई में आंसू उसके साथी थे। ज़ियान कमरे में बेचैनी से चक्कर काट रहा था। खूब जानता था कि आयत भी रो रही होगी। ज़ियान ने आयत के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। ज़ियान आ जाएं। आयत भीगी आवाज़ में बोली और जल्दी से आंसू पोंछने लगी। आयत, मुझे नींद नहीं आ रही, चलो कहीं बाहर चलते हैं। ज़ियान कमरे में दाखिल होते बोला। इस वक्त नहीं। आयत इस वक्त अकेली रहना चाहती थी। चलो बाहर नहीं, लॉन में टहलते हैं। ज़ियान ने ज़बरदस्ती आयत का बाजू पकड़कर उसे उठाया, क्योंकि वो जानता था आयत फिर से टाल देगी। आयत और ज़ियान बाहर गार्डन में गए और हवा खान वहाँ बैठा गुस्से से भरा फ़ोन पर बात कर रहा था। ज़ियान और आयत को आते देखकर फ़ोन काट दिया। लाला खैरियत, आज बादल क्यों इतने गरज रहे हैं? ज़ियान ने शरारत से पूछा। हैं? हवा खान ने आसमां की जानिब देखा, लेकिन छोटे खान, आसमां तो काला और साफ़ है। हवा खान अपना सर खुजाते बोला, लाला मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, इतने गुस्से में क्यों हो? ज़ियान को उसकी जहानत पर अफसोस हुआ। बस क्या बताऊँ लाला, बीवी से लड़ाई हो गया है। हवा खान बेचारगी से बोला। बड़ी वाली से या छोटी वाली से? ज़ियान ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। बड़ी वाली से या छोटी वाली मतलब? आयत से हैरत ज़दा हुई। लाला की 2 शादियां हैं, और मज़े की बात, पहली बीवी 15 बरस बड़ी है, जबकि दूसरी बीवी 15 बरस छोटी है। ज़ियान अपनी हंसी दबाकर आयत को बताने लगा। छोटा खान, आज हमारा बेटा पैदा हुआ है, हमारा पहली बेगम से। ये बात बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हमारा छोटी बेगम से बेटा पैदा हुआ है, इसलिए हमसे लड़ रहा था। फिर हमने भी खूब गुस्सा किया। बेटा पैदा हुआ है, मुबारक हो लाला। ज़ियान ने उठकर हवा खान को गले से लगाकर मुबारकबाद दी। खैर मुबारक। वैसे छोटा खान, 2 शादियां तो हमारे लिए अजाब बन चुकी हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि हम दरिया में अपनी दोनों बीवियों के साथ किसी कश्ती पर सवार हैं और दोनों बारी बारी हमको गोता दे रही हैं। हवा खान सर पकड़कर बोला। हुआ क्या है लाला? छोटे खान, क्या बताऊं तुमको, हमारा बड़ी बेगम हमेशा हमसे लड़ता है और छोटा बेगम वो हमसे हमेशा बस फरमाइशी करता है। अजाब हैं दोनों हमारे लिए। अब हमने इस बात का एक हल सोचा है। कैसा हल? ज़ियान ने तजस्सुस से पूछा। अब हमने सोचा है कि हम तीसरी शादी करेगा। हवा खान पुरजोश होकर बोला। तो तीसरी शादी? ज़ियान का कहका निकला। हाँ, हमारी अम्मा ने लड़की भी ढूंढ लिया है। हवा खान शर्माने लगा। लड़की? आपके लिए लड़की ढूंढी है? आयत का लहजा तंजिया था। जी, हमारी चाचाजाद का बेटी है, मतलब कज़न की बेटी। लड़की की उम्र क्या है? आयत को ये बात काफ़ी अजीब लगी। हमारा मंगेतर 14 बरस का है। 14? लाला होश करो, 16 बरस की तो तुम्हारी बेटी है। ज़ियान को हवा खान की बात काफ़ी अजीब लगी। तो क्या हुआ? ये तो यहाँ की रवायात हैं। हवा खान आम से लहजे में बोला। ऐसी रवायात हैं यहाँ? आयत तुड़क कर बोली।
हवा खान को आयत की बात सख्त नागवार गुजरी, लेकिन खामोश रहा क्योंकि खामोश रहना उसकी मजबूरी थी। ज़ियान ने आयत को चुप रहने का इशारा किया। लाला, बेटे का नाम क्या रखा है? ज़ियान ने बात बदली। हमारा नाम से मिलता है, छोटे खान तुम बूझो। हवा खान ज़ियान से बोला। तूफान खान। हवा खान ने नफी में सर हिलाया। रुख खान। मरा, ये कैसा नाम है? हवा खान मुंह बसोरे बोला। जैसा हवा खान, हवा का रुख। चलो हारी मानी, तुम बताओ क्या नाम रखा है? बारिश खान। हैं? बारिश खान? बारिश का हवा से भला क्या ताल्लुक? ताल्लुक है ना, हवा आता है तभी तो बादल बनता है और बारिश बरसता है। हवा खान समझदारी से बोला। लाला तुम भी ना। ज़ियान हंसने लगा। लाला, आपके कितने बच्चे हैं? आयत ने पूछा। बड़ा बेगम से 4 बेटियां और 5 बेटे, और छोटी बेगम से 2 बेटे 2 बेटियां। हवा खान ने बेरुखी से आयत को जवाब दिया। मतलब 13 बच्चे हैं आपके, और फिर भी आप तीसरी शादी करना चाहते हैं? आयत शशदर रह गई। तो क्या हुआ? इस बात का शरीयत में भी हमको इजाज़त देता है। हवा खान अपना गुस्सा जब्त करके बोला। हाँ ठीक है लाला, घर कब जा रहे हो? ज़ियान ने पूछा। कल। अभी हम चलता है, खुदा हाफिज़। हवा खान वहाँ से अपने क्वार्टर जाने लगा। खुदा हाफिज़ लाला। आयत तुम कैसी बातें कर रही हो हवा खान से? ज़ियान बरहमी से आयत से बोला। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? 50 साल का आदमी 14 साल की बच्ची से कैसे शादी कर सकता है? आयत ये उनकी रवायात हैं, और कोई भी उनके रवायात में दखल अंदाजी करे ये लोग बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए दोबारा इनके मामलात में मत बोलना। आयत खामोश हो गई तो ज़ियान भी खामोशी से आयत का बगौर जायज़ा लेने लगा। आयत किसी गहरी सोच में डूबी, सख्त उलझन का शिकार हो चुकी थी। आयत। कुछ देर बाद ज़ियान ने खामोशी तोड़ी। जी क्या हुआ तुम्हें? अचानक से परेशान क्यों हो गई हो? ज़ियान ने आयत का हाथ थाम कर पूछा। ज़ियान, आप भी तो पठान हैं, आप भी 3 शादियाँ करेंगे? आयत बिलाकर अपनी परेशानी को ज़ुबान पर ले आई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़ियान को आयत की बात सुनकर खुशी हुई। वाकई? आयत मुस्कुराई। मैं तो 4 शादियाँ करूँगा, शरीयत भी 4 शादियों की इजाज़त देती है। ज़ियान आयत को छेड़ते हुए बोला। ये सुनते ही आयत आपे से बाहर हो गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आंख से एक आंसू टपका, जिसे बेदर्दी से साफ करते वो ज़ियान को खूनख्वार नज़रों से घूरने लगी। आयत, यार मजाक कर रहा था। नहीं करेंगे ना दूसरी, तीसरी, चौथी शादी? आयत की आवाज़ में तड़प और बेचैनी थी। बस दूसरी करूँगा, तीसरी चौथी नहीं करता। खुश? ज़ियान एहसान जताने वाले अंदाज में बोला। ज़ियान, आप सीरियस हैं? बिल्कुल। आयत गुस्से से रोती हुई अंदर कमरे में चली गई। ज़ियान से आयत का रोना बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन इस बार आयत को रोते देखकर ज़ियान के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी थी। आयत से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मतलब आयत के दिल में भी मेरे लिए कुछ तो जज्बात हैं। अब मोहतरमा, अगर ज़ियान खान ने तुमसे तुम्हारे जज्बात का एतराफ़ तुम्हारी ज़ुबान से ना करवाया तो मैं भी पठान का बच्चा नहीं। आयत कमरे में जाकर बिलक बिलक कर रोने लगी। आयत से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि ज़ियान ने दूसरी शादी का नाम कैसे लिया। वो खुद भी अपनी इस कैफियत से अनजान थी। आयत, क्यों टसवे बहाए जा रही हो? कहीं मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? ज़ियान संजीदगी से बोला। जी नहीं, किसी खुशफहमी में ना रहें। आयत का पारा ज़्यादा हाई हो गया। फिर क्यों रो रही हो? इस बात का आयत के पास कोई जवाब नहीं था। वो खुद भी हैरत में डूब गई। आखिर वो क्यों इतना रो रही है? अच्छा यार, जब तुम खुद मुझे दिल से इजाज़त दोगी तब दूसरी शादी करूँगा। ज़ियान को आयत को तंग करने में एक अजब सा सुकून मिल रहा था। आयत, क्या हुआ? बच्चा, मैंने तुम्हें अभी ऊपर आते देखा, तुम रो क्यों रही थी? परीगुल कमरे में दाखिल हुई। अब भी रो रही है? अच्छी गुल, समझाएं इसको। ज़ियान परीगुल से बोला। क्या समझाऊं? तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है? परीगुल को परेशानी लाहक हुई। नहीं यार, इसको समझाएं, बल्कि मेरी सिफारिश ही कर दें। कैसी सिफारिश? परीगुल ने हैरत का इजहार किया। मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दे। खबरदार। परीगुल ने ज़ियान को खा जाने वाली नज़रों से घूरा। अच्छी गुल, यार आप ड्रॉनी गुल का रूप क्यों धार रही हैं? ज़ियान मजाक उड़ाते हुए बोला। आयत, बच्चा मजाक कर रहा है, आज तक इसके बाप की जरूरत नहीं हुई दूसरी शादी करने की, ये कैसे करेगा? परीगुल आयत को प्यार से समझाने लगी। अच्छा नहीं करता। ज़ियान ने हार मानी। देख लिया आयत, ऐसे तुम्हें छेड़ रहा था। परीगुल ने रोती हुई आयत को गले लगाया था। वैसे अच्छी गुल, जरूरत तो है, लेकिन हम बाप बेटा बस दिल के हाथों मजबूर हैं। ज़ियान जताने वाले अंदाज में बोला। अच्छा चलो अब आयत को मनाओ, सॉरी बोलो, बल्कि कान पकड़ो। परीगुल उंगली लहराकर तहकुम अंदाज में बोली। ओके आप जाएं, अब आपके सामने मनाऊं अपनी बीवी को। ज़ियान शरीर लहजे में बोला। बेशरम। परीगुल ने ज़ियान को बाजू पर हल्का सा थप्पड़ लगाया और खुद कमरे से चली गई। आयत, सॉरी यार, अगर मैं ये सब ड्रामा ना करता तो तुम हमेशा अपने जज्बात से बेखबर रहती। ज़ियान कान पकड़कर आयत को मनाने लगा। कैसे जज्बात? आयत अनजान बनने लगी। वही जज्बात जो मेरी ज़िंदगी में किसी और औरत का सुनकर ही तुम्हारी आंखें गम से समंदर बन गईं और लहरें आती ही गईं। ज़ियान आयत की आंखों में झांकते हुए बोला। ज़ियान, आप क्या कह रहे हैं? आयत नज़रें चुरा गई। अच्छा पठान से चलाकी। ज़ियान ने आयत को घूरने लगा। मैं जो कह रहा हूँ ना, एक दिन ये सब तुम खुद मुझसे कहोगी। ज़ियान पूरे तमाद लहजे में बोला। अच्छा? आयत मासूमियत से बोली। जी हाँ, लेकिन नहीं मालूम वो खुशनसीब दिन कब आएगा। उस दिन भी मर भी गया तो फिर भी वो दिन मेरी ज़िंदगी का उम्दा तरीन दिन होगा। ज़ियान खोए खोए लहजे में बोला।
आयत को लगा ज़ियान ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली है। उसका दिल तड़प उठा और आंखें फिर से भीगने लगीं। आयत यार फिर से रोने लग गई। प्लीज़ रोना बंद करो, देखो मैं जा रहा हूँ, तुम पुरसुकून हो जाओ। ज़ियान आखिरकार कमरे से बाहर चला गया। उसे लगा शायद उसकी मौजूदगी आयत को डिस्टर्ब कर रही है। मर भी गया ना तो फिर भी वो दिन मेरी ज़िंदगी का उम्दा तरीन दिन होगा। ज़ियान की बातें आयत के कानों में गूंजने लगीं। इस बात पर आयत का दिल पर जैसे तीर चला हो। मर भी गया ना, या अल्लाह ज़ियान ने ऐसा क्यों कहा? क्या अरहम की तरह वो भी चला जाएगा मुझे छोड़कर? आयत के दिल में वसवसे उठने लगे। नहीं नहीं या अल्लाह रहम, आयत ने रोते हुए अपने रब से फरियाद की। ज़ियान आयत के कमरे में आया तो आयत तैयार खड़ी, चेहरे पर परेशानी सजाए उसकी मुंतज़िर थी। ज़ियान ने आयत को परेशान देखा तो फ़ौरन उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। आयत क्या हुआ? ज़ियान आप इतनी देर से आए हैं? हाँ सॉरी आयत, वो कुछ मसला बन गया था। वो उसे वजाहत देने लगा। क्या हुआ? खैरियत, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आयत के चेहरे के तासरात देखकर उसे अंदाज़ा हो चुका था कि कुछ गलत है। वो मेरे मामू का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत सीरियस है, मुझे उनके पास जाना है। आयत शदीद परेशानी में बोली। कहाँ रहते हैं वो? लाहौर। एक लफ्ज़ी जवाब से ज़्यादा आयत से कुछ ना बोला गया। ठीक है, देखो तुम परेशान ना हो, मैं चेंज कर लूँ फिर लाहौर के लिए रवाना होते हैं। ज़ियान ने प्यार से आयत को दिलासा देते हुए खुद में समो लिया। आयत को जैसे ज़ियान के ऐसे कहने और करने पर सुकून सा मिला था। वो वाकई आयत के लिए किसी नेमत से कम नहीं था। आयत और ज़ियान लाहौर अस्पताल पहुंचे तो आयत के घर वाले और सब करीबी रिश्तेदार पहले से ही अस्पताल में मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। आयत वहाँ सबसे मिली। फरहीन और फरिया भी आयत को खुशदिली से मिली, जबकि हलीमा बेगम ने आयत को देखते ही चेहरे का रुख बेरुखी से दूसरी जानिब मोड़ लिया, जैसे आयत को जानती ही ना हो। आयत को अपनी खाला के रवैये पर बहुत अफसोस हुआ। ये उसकी वही जान से प्यारी खाला थी जो उसकी बलाएँ लेती थकती नहीं थी और आज उसे देखना तक गवारा नहीं किया था। आयत जब नमाज़ पढ़ने गई तो हलीमा बेगम जो कब से मौका की ताड़ में थी आयत के पीछे चली गई। जब आयत नमाज़ पढ़कर फारिग हुई और वापसी के लिए मुड़ी तो सामने हलीमा बेगम को पाया जो बड़ी खामोशी से उसे देख रही थी। आयत को लगा यही सही वक्त है उनसे गिले शिकवे दूर कर दिए जाए, लेकिन उसकी सोच गलत साबित हुई। उसने जैसे ही हलीमा बेगम को मुखातिब किया तो उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकालना शुरू कर दी। वाह आयत वाह, इतनी जल्दी तुम मेरे बेटे को भूल गई। तुम तो उसे मोहब्बत करती थी ना, फिर ये कैसी मोहब्बत हुई जो 4 दिन में ख़त्म हो गई और तुमने किसी और का घर बसा लिया? नहीं खाला, मैं अरहम को कभी नहीं भूल सकती, मैं अब भी उनसे मोहब्बत करती हूँ। तुम मोहब्बत करती हो मेरे अरहम से और अभी उसे इस दुनिया से गए हुए 1 साल और कुछ महीने हुए हैं और तुमने किसी और का घर भी बसा लिया। वाह लड़की वाह, साबित कर ही दिया कि तुम भी जमशेद नासिर जैसे गुंडे का खून है। हलीमा बेगम तंजिया और नफरत से बोली। खाला प्लीज़ जो कहना है मुझे कह ले, मेरे पापा के बारे में कुछ उल्टा सीधा बर्दाश्त नहीं करूँगी। आयत भी सख्त अंदाज में बोली। क्यों ना कहूँ? सच सुनकर तकलीफ़ हुई या बर्दाश्त नहीं हकीकत? हलीमा बेगम कड़वे लहजे में बोली। खुदा तुम्हें बर्बाद करे आयत, मेरे बेटे को खा गई और ख़ुद दूसरी शादी करके दंदनाती फिर रही है। याद रखना तुम कभी सुहागन नहीं रहोगी, ये इस मजलूम माँ की बद्दुआ है। हलीमा बेगम अपने अंदर की जलन को लफ्ज़ों में निकालने लगी। आयत ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गई। वो तवक्को भी नहीं कर रही थी कि उसकी खाला के दिल में उसके लिए इतनी नफरत भरी हुई है। ज़ियान सुनो बच्चे, आयत के मामू ज़्यादा बीमार हैं। शेर अली ने ज़ियान से पूछा। पापा अब तो बेहतर है, चोटें तो काफ़ी आई हैं लेकिन ख़तरे से बाहर हैं। अच्छा तो फिर आयत बच्चा इतना परेशान क्यों है? शेर अली ने फिक्रमंदी से पूछा। इन कुछ महीनों में ज़ियान की तरह आयत भी उन्हें बहुत अजीज़ हो गई थी। मानो आयत की सूरत में शेर अली की बेटी की दरीना ख्वाहिश पूरी हो गई थी। उसकी खाला और साबका सास ने आज उसको बहुत सुनाई हैं और बददुआएं भी दी हैं। मुझे ये सब मुबीन ने बताया। ज़ियान ने गमगीन लहजे में कहा। क्यों? आयत को क्यों सुनाई? उसका क्या कसूर है? बेचारी बच्ची फिर से सदमे में चली गई। शेर अली गुस्से और दुखी लहजे में बोले। जी पापा, इतना मुश्किल से कुछ हंसना बोलना शुरू किया था और अब फिर से पहले जैसी हालत हो गई है। ज़ियान ने परेशानी का इजहार किया। शेर अली ने अपने खूबरू बेटे को देखा तो प्यार से समझाने लगे। परेशान नहीं हो मेरे शेर, तुम दोबारा अपनी मोहब्बत से उसको नॉर्मल करो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है और मेरी मोहब्बत भी। पता नहीं मैं इस काबिल कब बनूंगा कि उसको भी मुझसे मोहब्बत हो जाए। ज़ियान दुखी होकर बोला। परेशान ना हो मेरा बच्चा, जिस तरह तुम दोस्त बनकर उसका ख्याल रख रहे हो उसको बहुत जल्द तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। हर रिश्ते को आबाद करने में वक्त लगता है और मुझे यकीन है तुम एक अच्छे बेटे की तरह एक बहुत अच्छे शौहर भी साबित होगे। शेर अली की आंखों में और लहजे में ज़ियान के लिए मोहब्बत और फ़ख्र वाज़े था। मेरा तो खून खोल रहा है आयत और उसके शौहर को देखकर, इतनी जल्दी उसने अपना घर भी बसा लिया। हलीमा बेगम ने हसद और गुस्से से बोली। और जानती हैं वो घर किसका बसा रही हैं? नवाब हारिस ने नफरत से बोले। मेरी बला से जिसका भी हो, लेकिन मुझे ऐसी तवक्को नहीं थी आयत से। हलीमा बेगम बेजारी से बोली। तो फिर आप जान लें कि आपकी भांजी ने आपकी तवक्कुआत से बहुत कुछ बरअक्स किया है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके मरहूम बेटे के कातिल का घर आबाद किया है आपकी जान अजीज़ भांजी ने। नवाब हारिस ने आग बगोला होते हुए कहा। क्या?
نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، حلیمہ بیگم نے اچھیمبے سے کہا۔ ایسا ہی ہے، جس نے ارحم پر گولی چلائی تھی اس کی آخری بار جس سے بات ہوئی تھی وہ بندہ پکڑا گیا ہے اور پولیس کے سخت تشدد کے بعد اس نے اپنی زبان کھول دی ہے۔ کیا بتایا اس نے؟ جمشید ناصر اور شیر علی خان کی کسی کاروباری مسائل کے باعث گہری دشمنی بن گئی تھی۔ ارحم کی بارات والی رات اس کو حکم مبین کو مارنے کو دیا گیا تھا، لیکن اچانک سے ارحم سامنے آ گیا اور گولی اس کے سینے میں اتر گئی۔ ہائے میرا بیٹا بے گناہ مارا گیا۔ یہ سب سن کر حلیمہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ مجھے بھی ایسے ہی لگا تھا جب میں نے سب جانا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جمشید ناصر نے سب جانتے ہوئے بھی شیر علی خان سے دوستی کر لی اور پھر اپنی بیٹی کے شوہر کے قاتل سے اس کی شادی بھی کروا دی۔ گھٹیا انسان، نیچ بدذات، حلیمہ بیگم نفرت سے بولیں۔ حارث صاحب آپ ان لوگوں پر کیس کریں، مجھے انصاف چاہیے۔ حلیمہ بیگم جیسے ہوش میں نہ رہی ہوں۔ انصاف؟ ہم شریف لوگ ہیں، ہمارا ان نیچ غنڈے لوگوں سے بھلا کیا مقابلہ؟ انصاف اس جہاں میں تو ملنا ممکن نہیں، لیکن اگلے جہاں ہمارا انصاف ضرور ہوگا۔ نواب حارث تکلیف زدہ لہجے میں بولے۔ نہیں، مجھے اسی دنیا میں انصاف چاہیے۔ مجھے اپنے معصوم بے گناہ بیٹے کے قاتلوں کو پھانسی کے پھندے میں دیکھنا ہے۔ حلیمہ یہ ناممکن ہے۔ شیر علی خان MNA ہے اور کاروباری بندہ ہے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس سے پنگا لے کر الٹا ہم خود مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ تو آپ اس کے بیٹے کو بھی قتل کروا دیں جیسے اس نے ہمارے بیٹے کو کروایا ہے۔ حلیمہ بیگم جذباتی ہو کر بولیں۔ کیا؟ حلیمہ کیا کہا آپ نے؟ نواب حارث حیرانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی منہ سے نکل گیا۔ حلیمہ بیگم گھبرا گئیں۔ حلیمہ بیگم کی انجانی بات سن کر حارث صاحب سوچ میں ڈوب گئے۔ حلیمہ میں بھی آپ کی طرح انتقام کی آگ میں جل رہا ہوں اور راستہ آپ نے دکھا دیا۔ حارث صاحب کے دماغ میں ایک شیطانی فطور نے جنم لیا، لیکن یہ شیطانی فطور انسان کو حقیقت سے بہرا کر دیتے ہیں کہ زندگی موت تو اس رب کریم کے ہاتھ میں ہے۔ زیان حسب معمول صبح کمرے میں داخل ہوا۔ زیان کو آتے دیکھ کر آیت نے جلدی سے خود پر کمبل اوڑھ لیا اور اپنا چہرہ چھپا لیا تاکہ زیان سمجھے وہ سو رہی ہے۔ آیت اٹھو یار، نیچے اچھی گل اور پاپا ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے نیند آئی ہے۔ آیت نے بہانہ کیا، لیکن اس کی آواز کا بھاری پن زیان نے محسوس کر لیا تھا۔ ایسے کیسے بھوک نہیں ہے؟ رات کو بھی تم نے تھوڑا سا کھایا تھا، اٹھو ناشتہ کر کے دوبارہ سو جانا۔ زیان نے آیت کے اوپر سے کمبل کھینچا تو اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر زیان کے دل کو کچھ ہوا۔ آیت تم رو رہی ہو؟ آیت کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں پوری رات رونے کی وجہ سے۔ نہیں، وہ بس آیت سے کوئی بات نہ بن پائی۔ آیت تم اتنی بزدل کیوں ہو یار؟ ذرا سی بات کو اتنا کیوں خود پر سوار کر لیتی ہو؟ زیان نے آیت کو خود میں بھینچ لیا۔ ہاں میں ہوں بزدل، اب پلیز مجھے سونے دیں۔ آیت نے زیان سے گھبرا کر خود کو دور کیا اور دوبارہ منہ پر کمبل ڈال لیا۔ اف، چلو میں تمہارا ناشتہ روم میں بھیج رہا ہوں، کھا لینا پلیز۔ زیان نے التجا کی۔ یک لفظی جواب آیت کی جانب سے آیا تھا۔ زیان کچھ دیر آیت کو دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اکیلا نیچے چلا گیا تو پری گل اور شیر علی خان نے آیت کے نیچے نہ آنے کی وجہ پوچھی۔ وہ کہہ رہی ہے بھوک نہیں ہے۔ اچھی گل آپ اس کا ناشتہ اوپر روم میں بھجوا دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ابھی بھجواتی ہوں ناشتہ۔ پری گل اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ پاپا مجھے ایک بات کا بہت ڈر لگتا ہے، زیان پری گل کی غیر موجودگی میں شیر علی سے بولا۔ کیسا ڈر میرا بچہ؟ آیت کو جب معلوم ہو گیا کہ آپ نے اس کے شوہر کا قتل کروایا ہے تب اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر ہی نہ چلی جائے۔ زیان نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ بچہ بے فکر ہو، یہ بات ہمیشہ خفیہ رہے گی، وہ بندہ مر چکا ہے۔ نوابوں اور آیت کو یہ بات کبھی پتہ نہیں چلے گی۔ کیا بات کبھی پتہ نہیں چلے گی؟ کیا باتیں چل رہی ہیں باپ بیٹے کے بیچ؟ پری گل وہیں آ گئیں۔ اچھی گل پاپا کہہ رہے ہیں میری نئی سیکریٹری جو پری گل سے بھی زیادہ حسین ہے، اس کے بارے میں پری گل کو کبھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ زیان نے سنجیدگی سے کہا، لیکن آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ کیا علی وہ مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے؟ پری گل روندی شکل بنا کر بولی۔ نہیں پری گل۔ شیر علی بوکھلا گئے اور زیان کو گھرنے لگے۔ سوری، زیان سر گھچاتے بولا، لیکن ہنوز شرارتی انداز برقرار تھا۔ اب تمہیں بچے کا باپ بننا چاہیے اور خود بچے بنے پھر رہے ہو۔ پری گل خفگی سے بولی۔ آپ نے کب دیکھا میرے منہ میں فیڈر؟ زیان نے منہ بنایا۔ ہاں بس فیڈر کی ہی تو کمی ہے، باقی شرارتیں تو ساری بچوں والی ہوتی ہیں۔ پری گل نے زیان کے کان کھینچے۔ زیان آج تمہاری خیر نہیں۔ پری گل اپنے حسن کی گستاخی کبھی بھی برداشت نہیں کرتی۔ شیر علی ہنسنے لگے۔ اچھی گل حسن بھی عمر کے ساتھ ڈھل جاتا ہے۔ زیان پھر سے پری گل کو چھیڑنے لگا۔ ہاں تو ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ پری گل نے قطع سے کہا۔ مجھ سے تو بڑی ہو تم پری گل۔ شیر علی بھی زیان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اچھا معلوم ہے، پری گل تب کر بولی۔ یہاں تو جنگ شروع ہو رہی ہے۔ اچھا چھوڑیں یہ سب، اچھی گل آپ پلیز آیت کو جا کر سمجھائیں، اس کو زبردستی ناشتہ کروائیے گا۔ زیان نے ہدایت کی اور اس کے انداز میں آیت کے لیے فکر مندی صاف جھلک رہی تھی جو شیر علی اور پری گل دونوں کو بھائی۔ ہاں سمجھاؤں گی، میرا تو دل کرا ہے اس کی ساس کا منہ نوچ لوں۔ پری گل غصے سے بولی۔ اپنا منہ؟ زیان اور شیر علی ایک ساتھ ایک آواز میں بولے اور پھر ہنسنے لگے۔ توبہ نہیں، اس کی سابقہ ساس اور خالہ کا۔ بیچاری بچی اتنی مشکل سے صدمے سے باہر نکلی تھی، کھڑی کھوٹی سنا کر اس کو پھر سے پہلے جیسی حالت میں مبتلا کر دیا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا بھی نہیں کہ وہ بچی تو پہلے ہی غم سے نڈھال تھی۔ پری گل افسردہ لہجے میں بولی۔
ज़ियान ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। परीगुल, तुम आयत के पास जाओ। चलो ज़ियान, हम ऑफिस के लिए रवाना हो, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। शेर अली बोले थे। खुदा हाफिज़ अच्छी गुल। खुदा हाफिज़ मेरा बच्चा। परीगुल ने ज़ियान के सर को चूमा। परीगुल एक मुलाजमा के साथ आयत के कमरे में गई। खानम, ये ट्रे यहाँ रख दो और वो पहले वाली ट्रे बाहर ले जाओ। आयत, उठो बच्चा, नाश्ता कर लो। परीगुल की आवाज़ सुनकर आयत जल्दी से शर्मिंदा सी उठ बैठी। परीगुल, आप खुद क्यों नाश्ता लेकर आई हैं? हाँ तो ऐसे तो तुम नाश्ता करोगी नहीं, मैं खुद तुम्हें खिलाने आई हूँ। परीगुल ने ट्रे टेबल से उठाई और आयत के पास आकर बैठ गई। लुकमा बनाकर उसको खिलाने लगी। परीगुल, मैं खा लूँगी। आयत अपना समूह बनाकर बोली। नहीं, आज मैं खुद खिलाऊंगी तुम्हें, परीगुल ने प्यार से कहा। परीगुल ने बगौर आयत को देखा। उसकी आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थीं, चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। परीगुल के दिल को कुछ हुआ। आयत, बच्चा, हर बात को दिल पर मत लिया करो, मजबूत बनो, कमज़ोर को ये दुनिया कच्चा निकल जाती है। आयत खामोश रही। बेचारी औरत को बस हिम्मत ही के सहारे तो जीना पड़ता है। जो औरत हिम्मत हार जाए उसको बेकदरी की ज़िंदगी जीनी पड़ती है, और जो हिम्मत खुद पर हावी कर ले वो फतेयाब होती है मेरी तरह। परीगुल की आंखों में आंसू भर आए। परीगुल, आप रो रही हैं, क्या हुआ आपको? आयत परीगुल की नम आंखों को देखकर परेशान हो गई। छोड़ो ये सब, परीगुल ने बाहर टालने की कोशिश की। नहीं परीगुल, बताएं, आपको भी कोई दुख या सदमा है? क्योंकि इस वक्त हम दोनों की कैफियत एक दूसरे से जुदा नहीं। आयत ने परीगुल को तकलीफ़ को महसूस किया था। हाँ बच्चा, तकलीफ़ किस इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होती। मैं तुम्हें अपना माजी बताती हूँ, हो सकता है इसके बाद तुम्हें अपना दुख छोटा महसूस हो। आपका माजी? आयत चौंकी। हाँ बताएं ना, आयत बेचैनी से बोली। माजी, मेरे पापा कोयटा रहते थे और शेर अली के वालिद सुफियान अली खान सवात, लेकिन दोनों में बहुत गहरी दुश्मनी थी। वजह, इस ज़माने की मशहूर तवाइफ फ़िरोज़ा खातून। वो औरत इतनी हसीन थी कि दोनों ही उसके हुस्न के असीर थे और उसको हासिल करने की ख्वाहिशमंद। दौलत के तराजू में सुफियान अली खान का पलड़ा भारी था, तो वो तवाइफ उनकी हमरा चली गई। मेरे पापा को ये बात सख्त नागवार गुजरी। 2 साल बाद मेरे बाबा ने उस तवाइफ को मरवा दिया। सुफियान अली खान को शदीद गुस्सा आया और इंतकाम की आग में जलने लगे। सुफियान अली खान ने जिस इलाके में मेरे वाले रहते थे वहाँ के सरदार की बेटी गुलबानो से शादी कर ली, जो मेरी मरहूम सास थीं। उनके 2 बेटे पैदा हुए, मेहर अली खान और शेर अली खान। जब मेहर अली खान 7 बरस का और शेर अली खान 3 बरस का हुआ तो सुफियान अली खान ने अपनी बीवी को मैके भेज दिया और सरदार से शर्त का मुतालबा कर दिया कि मेरे वालिद को अपने इलाके से निकाल दें, तभी वो अपनी बीवी को वापस ले जाएंगे। सरदार अनापरस और असूल पसंद थे, उनको ये बात सख्त नागवार गुजरी। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब अपनी बेटी की तलाक लेंगे, लेकिन गुलबानो अपने बच्चों के लिए पल पल तड़पती और अपने वालिद से दरख्वास्त करती रहती कि उनके शौहर के मुतालबे को मान लिया जाए। जब ये बात मेरे वालिद के कानों में पड़ी तो उन्होंने सरदार की बेटी का घर बचाने की खातिर खुद ही वहाँ से जाना बेहतर समझा। मैं तब 5 बरस की थी और मेरा भाई 10 बरस का। उस दौर का समझदार लड़का था। मेरे वालिद अपने बच्चों को लेकर लंदन आ गए। मैंने जब से होश संभाला अपने घर सुफियान अली खान की गीबत ही सुनी। उनके और भाई के दिल में सुफियान अली खान के लिए जहर भरा था। 12 साल बाद हम वतन वापस लौटे। ये सब बताते हुए परीगुल की आंखों के सामने माजी किसी फिल्म की तरह चलने लगा। 12 साल भी लंदन रहकर मेरे वालिद और भाई की मशरकी सोच न बदली। उनके अंदर इंतकाम की आग जल रही थी। यहाँ आकर मंसूबे के मुताबिक मेरे भाई ने मेहर अली खान की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और मेहर अली खान से दोस्ती कर ली। मेहर अली खान बहुत मासूम और साफ दिल का मालिक था। बहुत कम वक्त में दोनों गहरे दोस्त बन गए। वो भाई के साथ हमारे घर भी आने लगा। हम लंदन से आए थे, इसलिए मैं पर्दा नहीं करते थे। मेहर अली खान जब भी आता मैं चाय बनाकर ले जाती। मैं इस वक्त 18 साल की बेहद हसीन लड़की थी। मेहर अली खान मुझसे इश्क करने लगा था। परीगुल की आंखें उनके दिल का हाल बयान करने लगी थीं। वो जब भी हमारे घर आता उसकी नज़रें मुझे तलाश कर रही होतीं और वो जिन नज़रों से मुझे देखता उसकी आंखें उसकी मोहब्बत की गवाही दे रही होतीं। ये बात मेरे बाबा और भाई ने भी महसूस कर ली। अगर मेहर अली खान की जगह और कोई होता तो भाई मुझे उसको गैरत के नाम पर कत्ल कर देता, लेकिन भाई और बाबा के इरादे कुछ और ही थे। इसलिए भाई ने मेहर अली खान को मुझसे निकाह करने की पेशकश कर दी। मेहर अली खान बचपन से अपने मामू के घर मंसूब था, लेकिन वो मेरे इश्क और भाई के लारों पर बगावत पर उतर आया। मेहर अली खान की मंगेतर ने उसकी इनकारी पर खुदकुशी कर ली। कुछ महीनों बाद सब उस लड़की को भूल गए तो मेहर अली खान के वालिद बेटे की इल्तजा पर हमारे घर रिश्ता लेकर आए। लेकिन जब मेरे बाबा और सुफियान अली खान का आमना सामना हुआ तो दोनों ही एक दूसरे पर झिपट पड़े। एक दूसरे को इतना पीटा कि लहू लुहान कर डाला। मेरे वालिद ने सुफियान अली खान की बहुत बेइज्जती की। जुर्रत कैसे हुई मेरे घर आने की, वो भी रिश्ता लेकर, जबकि मेरे वालिद और भाई की साजिश थी घर बुलाकर सुफियान अली खान को बेइज्जत करने की। अब अगर तुम्हारा बेटा हमारे घर के आसपास भी भटका तो जान से मार दूंगा, मेरे भाई ने सुफियान अली खान को धमकी दी। मेहर अली खान दिल के हाथों मजबूर होकर फिर से हमारे घर आ गया, ये सोच कर कि उसके जिगरी दोस्त का घर है। लेकिन मेरे भाई ने जो कहा करके दिखाया। मेरी आंखों के सामने उसको बेरहमी से खंजर से कत्ल कर दिया। परीगुल फूट फूट कर रोने लगी थी। आयत की आंखें भी भीग चुकी थीं।
परी गुल पानी पी लें। आयत ने जल्दी से परी गुल को पानी पिलाया। परी गुल काफ़ी देर रोती सिसकती रही और आयत उनको चुप करवाती रही। उनकी हालत कुछ संभली तो बात को दोबारा जारी किया। फिर मेरी मोहब्बत के कत्ल होने पर मेरा सौदा किया गया। भाई की ज़िंदगी के बदले मुझे शेर अली को सवारा कर दिया गया। जानती हो आयत, इस समाज में मर्द अपनी अना की खातिर जो चाहे वो कर गुजरता है, फिर चाहे औरत का हसूल हो, उसका कत्ल हो या उसका दफन कर दे। बस मर्द को अपनी ज़ात प्यारी होती है। वो ये भूल जाता है जिस पर वो इतना जुल्म कर रहा है वो भी उसी खुदा की मखलूक है जिसने उस मर्द को पैदा किया। मैंने इस वक्त सख्त सदमे की हालत में जहन्नुम में कदम रखा था, जहाँ शेर अली की वालदा ने अपने मैके भिजवाने, अपनी भतीजी की खुदकुशी और अपनी बेटी के कत्ल के मुझसे सूद समेत बदले लिए। हाँ, बस ये मेरे मालिक का करम रहा मुझ पर कि शेर अली ने मुझसे दिल से कबूल कर लिया था। ये बात मेरी मरहूम सास को बहुत खटकती थी। वो मेरे ससुर से कहकर शेर अली के कारोबारी सिलसिले के 22 महीनों घर से दूर भेज देते और मेरी सास मुझ पर बहुत जुल्म ढाती, मुझे बहुत मारती थी। कई कई दिनों तक खाना ना देती। मैं भूख से और काम कर कर के बेहोश हो जाती थी। शेर अली जब आते मेरी हालत देखकर रो पड़ते, लेकिन सुफियान अली खान के रूप से दब जाते, इसलिए अपनी माँ को कुछ ना कह सकते। मैं जब भी उम्मीद से होती मेरी सास कोई चीज़ मेरे खाने में मिला देती जिससे हमल ज़ाया हो जाता और फिर शेर अली पर दबाव डालती कि यह औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती, दूसरी शादी करो। लेकिन बस यहाँ आकर शेर अली डटे रहे। अपने वाले से कई मरतबा डांट खाने के बावजूद भी शेर अली ने दूसरी शादी ना की। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुदा की लाठी बे आवाज़ होती है, इंसान अक्सर ये भूल जाता है। मेरी सास ने मुझ पर सौतन लाने के 1000 जतन किए और तीसरी शादी मेरे ससुर ने कर ली, अपनी पहली तवाइफ बीबी की भांजी से, जो कि खुद भी तवाइफ थी। इस बात का गुस्सा भी मेरी सास मुझ पर निकालती। उनके तशद्दुद में इजाफा हो गया था। वो तवाइफ जो मेरे ससुर की तीसरी बीवी थी, उसने आधी जायदाद धोखे से अपने नाम करवाकर मेरे ससुर को जहर दे दिया। मेरी शादी के 3 साल बाद मेरे ससुर का इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल के बाद शेर अली ने अपनी वालदा पर सख्ती की, तब जाकर उनके जुल्म स्तम में कोई कमी आई। लेकिन फिर भी शेर अली की गैर मौजूदगी में मुझे अजियत देने से बाज ना आती। जब तक वो हयात रही ना मैंने एक पल भी सुकून का सांस नहीं लिया। परी गुल ने गम से आंखें मूंद लीं। उनकी वफ़ात के बाद मेरी ज़िंदगी में बहार आ गई। अल्लाह ने मुझे शादी के 10 साल बाद औलाद नरीना से नवाजा। शेर अली ने मेरी हर तकलीफ़ का अजाला किया। मुझे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, हर उस मुल्क लेके गए जहाँ मैं जाने के ख्वाब देखती थी। हज़ारा ऐश करने के बावजूद भी मैं आज तक मेहर अली ख़ान को और उसकी बेरहमी से किए गए कत्ल को नहीं भूल सकी। आज भी जब वो मंजर याद आता है जब मेरा भाई मेहर अली ख़ान पर बेरहमी से खंजर से वार कर रहा था, दिल खून के आंसू रोता है, रूह कांप जाती है। परी गुल करब की इंतहा को थी। आयत ने बहुत सब्र से उन्हें देखा और उनका दुख अपने आगे उसे कम लगने लगा। आप बहुत हिम्मत वाली हैं परी गुल, आपने जो कुछ सहा फिर भी वो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती हैं। आपको देखकर मैं सोचती थी कि कितनी खुश रहती हैं, जैसे इनको तो कोई कभी दुख और गम छूकर भी ना गुजरा हो। गम तो ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं बच्चे, अभी यही बात ख़त्म नहीं होती। मेरी ज़िंदगी का एक और बाब भी है जो बहुत दर्दनाक था, आज भी याद आए तो दिल तड़प जाता है। क्या? आयत ने दुख से परी गुल को देखा। जानती हो आयत, जब ज़ियान 5 बरस का था, शेर अली की किसी कारोबारी सिलसिले में हम 1 साल के लिए कराची शिफ्ट हुए। मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं हस्पताल डॉक्टर को दिखाने चली गई। डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई, मैं दोबारा माँ बनने वाली थी। मैं बहुत खुश थी। मैं चाहती थी इस बार अल्लाह मुझे रहमत से नवाजे, पर कुछ ख्वाहिशात अक्सर अधूरी रह जाती हैं। वही हस्पताल में मुझे मेरा भाई मिल गया। कैसी हो? वो मेरे सर पर हाथ रखने लगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कराहे से चेहरे का रुख मोड़ लिया। मुझे उस शख्स से बेहद नफरत थी। उसने बेगुनाह मेरी मोहब्बत मेहर अली ख़ान को कत्ल किया था। मेरी हकारत उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इस बात की उसके चेहरे के तासरात गवाही दे रहे थे। परिगुल बाबा सख्त बीमार हैं, उनको जिगर में कैंसर है। आज डॉक्टर ने उनको घर भेज दिया है, ये कहकर कि ये लाइलाज बीमारी है और आखिरी स्टेज पर हैं, बचना मुमकिन नहीं, आखिरी वक्त घर पर गुजारें। मेरा भाई रोने का नाटक करने लगा। वो कहते हैं ना, शैतान की शैतानियत के 100 रंग हैं, हर रंग दूसरे से गहरा और जहरीला है। परी, वो हर पल तुम्हारा नाम लेते रहते हैं। आज सुबह मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे कि जाओ बहन को तलाश करो और मेरे सामने लाओ। हम उसे अपने सीने से लगाना चाहते हैं, उसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन तुम तो हम सबसे नफरत करता है। मेरा भाई जज्बाती होकर बोला। अपने बाप की बीमारी का सुनकर मेरा दिल मोम पड़ गया और इस धोखेबाज के साथ चल पड़ी। आज भी सोचती हूँ काश वो गलती ना करती तो। वो परिगुल उससे आगे कुछ बोलकर खामोश हो गई, जैसे हिम्मत मजतमा कर रही हूँ। वो फरेबी मुझे अपने कराची वाले घर ले आया, अपनी बीवी बच्चों से मिलवाया। बाबा कहाँ है? लाला, उनसे मिलना है। परिगुल, अभी बाबा सो रहे हैं, तुम खाना खा लो, उसके बाद उनसे मिल लेना। मैंने खाना खाया और किचन में हाथ धोने चली गई। अचानक एक मुलाजमा ने मुझे ज़बरदस्ती कड़वा कहवा पिलाने लगी। कहवा पीने के बाद मुझे उल्टी आ गई। बीबी, तुम्हारा भाई तुमको यहाँ धोखे से लाया है, तुम्हारा बाप तो 4 साल पहले मर चुका है। मुलाजमा धीमी आवाज़ में बोली। क्या?
हाँ बीवी, तुम्हारे भाई ने तुमको जहर दिया है। आधे से ज़्यादा जहर तो उल्टी आने से निकल गया है। कुछ अभी भी तुम्हारे जिस्म में रह गया होगा। जल्दी से कोई भी बहाना करके भाग जाओ यहाँ से, वरना ये जहर भी तुम्हारी जान ले सकता है। मुलाजमा ने आहिस्ता से मेरे कान में सरगोशी की। ये सब सुनकर मैं साख सी हो गई। कोई इतना संगदिल कैसे हो सकता है कि सगी बहन। क्या हुआ परिगुल? मेरा भाई खुद किचन में आ गया। बीबी को मतली महसूस हो रही है। मुलाजमा बोली, हाँ लाला, वो मैं उम्मीद से हूँ ना, इसलिए। मैंने घबराहट में काबू पाते हुए कहा, अच्छा। मेरे भाई के चेहरे पर अजब फातिहाना मुस्कुराहट छा गई। परिगुल, क्या मालूम बाबा कब जागे। तुम अभी जाओ, कल दोबारा आ जाना। ठीक है लाला। इस वक्त लाला कहते हुए मुझे अपने भाई से घिन, तकलीफ, हकारत, हर मनफी एहसास हुआ। मैं वहाँ से भाई के आदमी के साथ सीधी अस्पताल गई। मेरे पेट में शदीद दर्द होने लगा था। डॉक्टर के पास गई। इससे पहले कि उसे कुछ बताती मैं बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो सामने नर्स मौजूद थी। मुझे होश में देखकर डॉक्टर को बुलाकर लाई। मिसेस अली खान, जहर फैल चुका था। आपकी जान तो हमने बचा ली, लेकिन आपके बच्चे को हम ना बचा सके। डॉक्टर ने मुझे बताया। मुझ पर जैसे दुख का पहाड़ गिरा था। डॉक्टर प्लीज़, ये बात आप मेरे शौहर को मत बताइएगा। लेकिन डॉक्टर प्लीज़, अगर उनको मालूम पड़ गया कि मेरे भाई की वजह से उनका बच्चा मरा है तो वो मेरे भाई को भी कत्ल करवा देंगे। लेकिन मिसेस अली खान, आपके भाई ने ऐसा किया ही क्यों? अपनी ही बहन को जहर दे दिया। उनसे मेरी शौहर की दुश्मनी है और बदला आपसे लिया। ये कहाँ का इंसाफ है? और अब भी आप उस इंसान की हमायत कर रही हैं। डॉक्टर हैरत ज़दा हुई। उस इंसान से तो मैं खुद भी बहुत नफरत करती हूँ डॉक्टर, लेकिन उसकी बीवी और बच्चों का ख्याल है। मैं नहीं चाहती उसके छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाए। वो जैसा भी है, उसकी औलाद और उसकी बीवी को उसकी ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन आपके शौहर को कुछ तो बताना पड़ेगा। डॉक्टर मेरी बात मान गई। आप उनसे कहिएगा मुझे अपेंडिक्स थी। ठीक है मिसेज़ अली। मैंने अपने भाई को बचा लिया, लेकिन इस बेवकूफ़ ने खुद ही अपने लिए जाल बिछा दिया। कुछ दिन बाद नशे में धुत शेर अली खान को फ़ोन किया। हेलो शेर अली। कौन? हम तुम्हारा साला बोल रहा है, शाकिर खान। तुम्हारी जुर्रत कैसे भी मुझे फ़ोन करने की? शेर अली आग बगोला हो गए। अरे हमने तो तुमको अफसोस करने के लिए फ़ोन किया है, लेकिन हमदर्दी का तो ज़माना ही नहीं रहा। क्या बक रहे हो? किस बात का अफसोस? तुम्हारा बीवी का अफसोस। बेवकूफ़, हमारे लारे पर हमारे साथ घर आ गया और फिर बेचारी को दुनिया छोड़नी पड़ी। अगर वो हमको हकारत से ना घूरता तो हम उसको जहर ना देता। गलती उसी का है। क्या? शाकिर खान, तुम को तो हम जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा, खबीस का बच्चा। और चल, साले को धमकी देता है। शाकिर खान नशे में सब उगल गया था। शेर अली अस्पताल आ गए। डॉक्टर को धमकाया तो उसने जहर वाली बात बता दी, लेकिन बच्चे वाली बात पर अपना वादा कायम रखा। वो ना बताई। अस्पताल से मालूमात हासिल करते ही शेर अली ने उस दिन मेरे भाई को कत्ल करवा दिया। परिगुल की आंखें जैसे जल रही थीं। आयत सोचने लगी, कितना सब्र था उस औरत का जो उसने वो हालात बर्दाश्त किए। मुझे उसकी मौत का बहुत दुख हुआ। जैसा भी था, मेरा खून का रिश्ता था। उसके मासूम बच्चों का उसमें कोई कसूर नहीं था, पर मैं कुछ नहीं कर सकी। परिगुल सिसक सिसक कर रोने लगी। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। परिगुल, आयत के मुंह से सिसकारी निकली। अंकल ने आपके भाई का कत्ल कर दिया। आपने उनको इस बात की सज़ा नहीं दी? आयत ने हैरानी के आलम में पूछा। सज़ा देना तो दूर बच्चा, शेर अली ने तो मुझे इस मामले में खुद पर खफा होने का हक भी नहीं दिया। लेकिन ये मेरा नसीब कि भाई ने मुझे अपना ना जाना और शौहर को उसकी रवायत को बरकरार रखने से रोक ना सकी। परिगुल दुख से चूर लहजे में बोली, मैं मानती हूँ परिगुल, आपके भाई की सज़ा के हकदार थे, लेकिन कत्ल अंकल ने कत्ल कर दिया उनको। उन पर कातिल का दाग लग चुका है। आयत के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो गुस्से से फट पड़ी। कत्ल के तो कई दाग लग चुके हैं शेर अली पर। अगर कभी यह हकीकत तुम पर आश्कार हुई कि शेर अली तुम्हारा भी मुजरिम है तो क्या गुजरेगी तुम पर? परिगुल का सोचते ही दिल दहल गया। बच्चा औरत बहुत बेबस होती है, उसको हमेशा मर्द की गलत हरकतों पर भी चुप रहना पड़ता है। परिगुल बेबसी से बोली, नहीं परिगुल, ऐसा नहीं है। जुल्म जुल्म है। अगर मेरा शौहर ऐसा वैसा कोई गुनाह करता तो मैं उसको कभी माफ़ ना करती। कातिल को तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करता। एक इंसान की जान लेने की इजाज़त हमें कैसे हो सकती है जबकि हम उसे ज़िंदगी देने पर कादिर नहीं हैं? अल्लाह की हदों को पार करना यानी अल्लाह के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करना है। आयत ने खुद को जैसे जबरन रोका हुआ था, वरना उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। सब्र का दामन छूटने को था। ऐसा लग रहा था वो अभी धाड़े मार मार कर रो देगी। आयत के ख्यालात जानकर परी गुल के जहन में झमाका हुआ। बस वो दुआ करने लगी, शेर अली का ये राज राज ही रहे। शेर अली वैसे बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन दुश्मनियाँ पालना, बदला लेना, ये काम हमेशा से उनके और मेरे ख़ानदान की रवायत रही। इसलिए ये सब रवायात उनके दिमाग पर काबिज हो चुके हैं। परिगुल आयत की आंखें साफ करते हुए बोली, लेकिन आयत मेरा बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने हमेशा अपने बेटे को मोहब्बत करना सिखाया है, इसलिए उसकी शक्ल ही बस पठानों वाली है। सोच काफ़ी मुख्तलिफ है। परिगुल वजाहत के अंदाज में बोली, जैसे इन्हें डर हो कि कहीं आयत जियान से ही बददिल ना हो जाए। जी, जियान हर लिहाज से मुख्तलिफ है। आयत धीरे से बोली, बिल्कुल, जियान को शेर अली के कामों का कोई इल्म नहीं होता और सियासत से उसे चिढ़ है। जब तुम बेवा हुई थी तो इसके 10 माह बाद जियान लंदन से अपनी तालीम मुकम्मल करके लौटा था और आते ही कारोबार संभाल लिया था। बस वो शेर अली से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन शेर अली के हर काम से वो अनजान है।
आयत को समझ नहीं आ रही थी परी गुल ये सब उसको क्यों बता रही हैं, पर वो कहाँ जान पाती कि परी गुल ज़ियान और उसके दिल के लिए कितनी फ़िक्रमंद हैं। बच्चा बस अब ज़्यादा ना सोचो, अभी तुम आराम करो, मैं चलती हूँ, रात का खाना हमारे साथ खाना। परी गुल आयत को सर पर प्यार करते हुए बोली। जी परी गुल। आयत ने परी गुल को प्यार से देखते हुए कहा। वो पहली भी परी गुल को पसंद करती थी, लेकिन ये सब जानने के बाद उसके दिल में परी गुल तो जैसे घर कर गई थी। आयत यार उठ भी जाओ, अब तो 9 मिनट हो चुके हैं तुम्हें जगाते जगाते। ज़ियान कब से आयत को जगाने की कोशिश कर रहा था, पर वही आयत की पुरसुकून नींद जैसी शायद नहीं, यकीनन जंगे अजीम स्वयं भी ना तोड़ सके। क्या हुआ ज़ियान? आयत बच्चों की तरह आंखों को मसलते उठ बैठी। ऐसे कैसे करते देख ज़ियान को उस पर टूट कर प्यार आया। शुक्र है तुम उठ गई यार, पता है दुनिया का मुश्किल तरीन काम है मिस आयत को जगाना। ज़ियान हंसते हुए बोला। उठ तो गई हूँ, आयत ने मुंह बनाकर जताया। मेहरबानी है आपकी। ज़ियान उसकी पेशानी पर बोसा दिया। अब बताएं क्या हुआ है? आयत ने ज़ियान को देखते हुए पूछा। तुम्हारे भाई का रिश्ता पक्का हो चुका है। अपनी तरफ से ज़ियान ने आयत को हैरान करना था और वो इस सब में कामयाब भी हुआ। क्या? कहाँ? वो तो सारा को पसंद। आयत बोलते बोलते यकदम रुक गई। सारा से ही हुआ है रिश्ता? एक और हैरान कुन खबर, क्योंकि जमशेद नासिर इतनी आसानी से मान जाए ऐसा हो नहीं सकता था। क्या? कैसे? कब? आयत के चेहरे पर खुशी और हैरत के मिले जुले तासरात थे। कैसे मत पूछो यार, 4 दिन से रोज़ाना इस्लामाबाद जाता रहा हूँ तुम्हारे पापा को मनाने। मेरी बहुत जिद्दोजहद और मुबीन की हीरोइनों की तरह मगरमच्छ के आंसू बहाने के बाद बिलाखिर जमशेद अंकल मान ही गए। ज़ियान थके हुए अंदाज में बोला। पापा मान गए? मुझे आपने क्यों नहीं बताया? आयत का चेहरा खुशी से खिल उठा। फिर ज़ियान को खुफी दिखाना उसने लाजिम जाना, यही खुशी देखने के लिए, और तुम जहनी दबाव में मुब्तला थी तो नहीं बताया। ज़ियान धीरे से बोला। शुक्र है पापा मान गए, मुझे लगा हैसियत को लेकर वो ज़रूर कुछ मसाइल खड़े करेंगे। कुछ मसाइल? बहुत बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े किए हैं उन्होंने। पहले तो मुबीन की क्लास लगी कि गधे गरीब लड़की के घर अपना दिल दे बैठा है वगैरह वगैरह। ज़ियान हंसने लगा। गरीब घर की है तो क्या हुआ, बहुत अच्छी और प्यारी लड़की है, आयत बोली थी। हाँ तुम्हारी सोच अपने पापा जैसी नहीं है। ज़ियान जानती निगाहों से आयत को तकने लगा। हाँ जैसे तुम्हारी हरकतें अपने पापा जैसी नहीं हैं। आयत भी उसी अंदाज में बोली। फिर फ़ौरन ज़बान दांतों तले दबा गई। मतलब? ज़ियान को ताज्जुब हुआ। कुछ नहीं। आयत ने फ़ौरन बात बदली। मंगनी या कोई छोटी सी रस्म भी होनी चाहिए। आयत ने अपना मसला बयान किया। छोटी सी रस्म? हाँ कोई रस्म नहीं है मैडम, सीधा शादी है। ज़ियान ने दोबारा आयत को चौंका दिया। सीधा शादी? मतलब? आयत को ताज्जुब हुआ। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। मतलब अंकल ने कहा है कि बस घर वाले लोग जाएंगे, निकाह होगा और दुल्हन को ले आएंगे। अगर निकाह का फंक्शन हुआ तो सब बड़े सोसाइटी के लोग उनसे ताल्लुकात हैं वो सब इनका मजाक उड़ाएंगे। ज़ियान ने जमशेद साहब का फैसला सुनाया। उफ तौबा, मतलब मुबीन की शादी बस 1 दिन की होगी। आयत ने मुंह बसोरते हुए कहा। उसके तो मुबीन की शादी को लेकर इतने सारे अरमान थे और ऐसी शादी का सुनकर वो अफसरदा सी हो गई। नहीं यार, फिर अगले दिन शानदार वलीमा होगा। ज़ियान उसके मुंह के जावियों को बिगड़ते देकर फ़ौरन बोला। अच्छा वाह, परीगुल को बताकर आती हूँ। आयत खुशी से उठ खड़ी हुई। आयत ये नहीं पूछोगी कि निकाह कब है? हाँ हाँ कब है? 15 दिन बाद। इतनी जल्दी? आज का दिन आयत के लिए वाकई हैरानकुन था। हाँ 15 दिन बाद सारा के भाई की छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, वो वापस सऊदीया चले जाएंगे, फिर 2 साल बाद आएंगे। ओह इतना कम वक्त? आयत मुंह बसोरे बोली। हाँ इसलिए अच्छी गुल को बताते ही इस्लामाबाद के लिए रवाना होना है। अपनी भी शादी के लिए शॉपिंग करो और दुल्हन की भी शॉपिंग करवाओ। ज़ियान आयत को निहारते हुए मोहब्बत से बोला। इतनी जल्दी शादी रख दी? मेरी तो चलो खैर है, दुल्हन का भी ड्रेस अच्छा नहीं मिलेगा। आयत बुड़बड़ाई। ज़ियान आयत को देखकर मुस्कुराने लगा। और हम जानते हैं आज जमशेद नासिर के बेटे की शादी थी, कल शानदार वलीमा है और इस शानदार फंक्शन पर ही मैं उससे आपका बदला लूँगा। नवाब हारिस इंतकामी अंदाज लिए और हम के तसव्वुर से मुखातिब थे। औलाद सबको प्यारी होती है, देखना मेरी तरह वो दोनों भी तड़पेंगे, खून के आंसू रोएंगे। उनको अजियत में देखकर ही मेरी तड़प कुछ कम होगी। नवाब हारिस अरहम की तस्वीर से बातें कर रहे थे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि जिस कुर्ब में वो हैं वही कर्ब किसी दूसरे को देकर वो सिर्फ़ और सिर्फ गुनाह कमाएंगे, ना कि सुकून। पर अगर इंसान इतनी आसानी से ये बातें समझ जाए तो ये दुनिया जन्नत ना हो जाए। आयत आज खूब सजी समरी थी। सिर्फ ज़ियान के लिए वो शख्स उसकी ज़िंदगी में नेमत से कम नहीं था, जिसने उसे फिर से जीना सिखा दिया था। हर कदम पर उसको खुशी को मुकद्दम जाना था। आयत सजी समरी खुद को आईने में देखने लगी। ज़ियान आपकी आयत भी अब दिलो जान से आपको चाहने लगी है और आज मैं ज़ियान से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करूँगी, उनके साथ नई ज़िंदगी का आगाज़ करूँगी। आयत ये सोचकर शर्माए हुए मुस्कुराने लगी। आयत नए जोड़े के साथ हॉल में दाखिल हुई, जहाँ ज़ियान बेचैनी से उसका मुंतज़िर था। माशाल्लाह चश्मे बदूर। ज़ियान आयत को देखकर शरारत से गोया हुआ, पर उसकी आंखें उसके दिल का हवाल बयान करने के लिए काफ़ी थीं, जिनमें आयत के लिए इज्जत थी, मान था, मोहब्बत थी। आयत चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए ज़ियान के पास आई। अस्सलाम वालेकुम। आयत ने धीमे से अंदाज में अपने हमसफ़र पर सलामती भेजी। वालेकुम सलाम। आयत ये क्या हरकत है? ज़ियान संजीदगी से बोला। जी? आयत हैरान परेशान हुई। तुम मुबीन की दुल्हन को रुलाना चाहती हो? मतलब? आयत ने नासमझी से ज़ियान की तरफ देखा।
مطلب یہ کہ مبین کی دلہن رونے نہ لگ جائے کہ ولیمہ میرا ہے اور مجھ سے زیادہ پیاری زیان کی دلہن لگ رہی ہے۔ زیان شریر سے لہجے میں بولا، زیان آپ بھی نہ، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ آیت ہنس پڑی، بے انتہا خوبصورت لگ رہی ہو۔ زیان نے بے ساختہ آیت کا ہاتھ تھاما اور محبت سے اس پر بوسہ دیا۔ یہ سب آپ کی محبت کا نکھار ہے۔ آیت نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ بالکل یہ تو ہے آیت، تم زیان علی خان کی دیوانگی، جنون، محبت، چاہت، خوشی، سکون اور میرے جینے کی وجہ بن چکی ہو۔ سانسوں سے بھی زیادہ اہم ہو چکی ہو تم میرے لیے۔ زیان آیت کا ہاتھ اپنی بھیگی آنکھوں سے لگائے اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ آیت نے بے یقین نگاہوں سے زیان کی بھیگی پلکیں دیکھیں۔ سامنے کھڑا مرد اس کے لیے رو رہا تھا۔ زیان کا انوکھا انداز محبت دیکھ کر آیت کی آنکھ سے ایک آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر رخسار پر پھسل گیا۔ زیان، آپ کی اس دیوانی محبت نے مجھے بھی آپ سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بالآخر آیت نے بھی اپنی محبت کا اعتراف کیا جس کا زیان تو کب سے منتظر تھا۔ کیا آیت، کیا کہا تم نے؟ تم بھی مجھ سے محبت؟ زیان کے الفاظ ادھورے رہ گئے۔ اسی پل سامنے سے گولی چلی اور زیان کے سینے کے پار ہو گئی۔ زیان! آیت کے گلے سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ پورے ہال میں شور مچ گیا تھا۔ زیان بھائی! مبین اسٹیج سے اٹھ کر بھاگ کر زیان کے پاس آنے ہی لگا تھا کہ ایک اور گولی چلی مبین پر، لیکن اس بار نشانہ چک گیا اور گولی ٹانگ پر لگ گئی۔ زیان، مبین! شادی پر ہنستے مسکراتے چہروں پر اب آنسو اور چیخیں تھیں۔ ارحم کی بارات کی رات والا منظر آج پھر سے دہرایا گیا تھا۔ آج پھر سے ایک دل تار تار ہوا تھا۔ ایک ماں کی گود اجڑی ایک کا سہاگ، پر وقت کے مسافر وقت کے فرعون بننے سے باز نہ آئے۔ پری گل ماتم کر رہی تھیں، ان پر قیامت کا سما تھا۔ زیان کی چارپائی پر اپنا سر پیٹ رہی تھی جبکہ آیت پر دوبارہ سے سکتہ طاری تھا۔ وقت پھر سے تھم گیا تھا۔ یا اللہ، میرے بچے کی حفاظت فرما۔ مسز شبانہ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑی رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھیں۔ جمشید، ناصر اور سارا کی بھی حالت غیر تھی۔ ڈاکٹر باہر آئے تو وہ بے چینی سے ٹہلتے فوراً ڈاکٹر تک پہنچے۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ جمشید ناصر نے بے چینی سے پوچھا۔ گولی ٹانگ پر لگی ہے اس لیے جان بچ گئی، لیکن کیا ڈاکٹر صاحب؟ اب وہ چل نہیں سکیں گے، وہ اس ٹانگ سے معذور ہو گیا ہے۔ کیا زندہ تو ہے نا میرا بیٹا؟ جمشید ناصر نے پوچھا۔ جی، میرے لیے یہی بات ہے۔ جمشید ناصر نے ایک آہ بھری سانس لی۔ جمشید ناصر کو آج پہلی مرتبہ اپنے سب گناہ یاد آ رہے تھے اور سجدے میں جھکا ندامت میں ڈوبا خدا سے توبہ کر رہا تھا، اس خدا سے جس کی بہت سی حدوں کو پار کیا تھا اور اس کی ناراضگی کو خریدا تھا۔ آج اپنے اسی رب کو منانے آیا تھا، گڑ گڑا رہا تھا اس یقین کے ساتھ کہ وہ سنے گا اور یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یا اللہ، مجھے معاف فرما دے، میں بہت برا انسان ہوں، اپنی آخرت بھول چکا تھا، دنیا کی چمک دھمک میں باورا ہو چکا تھا۔ آج میرے گناہوں کی بدولت میری بچی دوسری بار بیوہ ہو گئی ہے، میرا اکلوتا بیٹا اپاہج ہو چکا ہے۔ میں اپنے سب گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں یا خدایا، آج سے میں اپنے سارے غلط کام، غیر قانونی کاروبار سب بند کر دوں گا۔ بس اب اپنی بچی ہوئی زندگی میں اپنے گناہوں کا ازالہ کروں گا۔ اے میرے رب، میں تجھے تیری تمام تر صفات کے ساتھ پکارتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر میرے مالک، میں بھٹک گیا تھا، مجھے سنورنے کا ایک موقع دے، ایک موقع۔ جمشید ناصر رو رو کر سجدے میں جھکا اپنے رب سے معافی مانگ رہا تھا۔ پری گل کو زیان کی موت کا گہرا صدمہ ہوا تھا، ہنسنا بولنا تک بھول چکی تھیں، بس ہر وقت روتی رہتی تھیں۔ پھر آیت کی حالت دیکھ کر دل باہر آنے کو ہوتا۔ انہوں نے جس بیٹی مانا تھا آج وہ پھر سے غم سے دو چار تھی۔ یہ سب انہیں مزید اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ 1 مہینے بعد پری گل شدید طبیعت خراب ہونے کے باعث ہسپتال داخل تھیں۔ پری گل نے شیر علی اور آیت کو اپنے پاس بلایا۔ آیت بچہ، جانتی ہو میرے زیان کو کس بات کی سزا ملی ہے؟ پری گل آیت کا ہاتھ تھام کر بولی۔ آیت نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا بچہ تمہارے پہلے شوہر کے قاتل کا بیٹا تھا۔ کیا؟ آیت کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی، کبھی پری گل کو دیکھتی تو کبھی شیر علی کو۔ ہاں، شیر علی اور تمہارے باپ کی دشمنی میں پہلے وہ معصوم ارحم مارا گیا اور اب تمہارے باپ اور ارحم کے باپ کی دشمنی میں میرا معصوم بیٹا مارا گیا۔ آیت سن سی کیفیت میں یہ سب سن رہی تھی، اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم نے بولا تھا نا انکل پر قتل کا داغ لگ چکا ہے۔ بچہ، تمہیں کیا معلوم اس انا پرست انسان پر کئی قتل کے داغ ہیں۔ پری گل پھولے سانس کے ساتھ سسکتے ہوئے بولی۔ شیر علی بھیگی آنکھوں سے ندامت سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ آج ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، کوئی حرف، کوئی لفظ، کوئی صفائی، کچھ نہیں تھا۔ آج یہ حال تھا تو روز محشر، روز جزا کیا حال ہونا ہے انسانوں کا۔ شیر علی، ایک اور قتل کر دیں، میرا گلا دبا دیں، مجھے اپنے بیٹے کے پاس جانا ہے۔ پری گل التجائیہ انداز میں بولی۔ پری گل، مجھے معاف کر دو، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ شیر علی نے تڑپ کر اپنے جھکا ہوا سر مزید جھکا لیا۔ پری گل نے پہلی دفعہ شیر علی کے منہ سے معافی جیسا لفظ سنا تھا، پر کس موقع پر سنا اس کا افسوس تھا۔ معاف کیا شوہر کی حیثیت سے آپ مجھے معاف کر دیں۔ کچھ لمحوں بعد پری گل بولی۔ نہیں پری گل، تم نے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کیا جو ناراضگی کا سبب بنا ہو، پھر معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ شیر علی، سب کا ایک دن مقرر ہے، اس دار فانی کو چھوڑنے کا، میرا بھی آ گیا ہے۔ خدا نے چاہا تو لامحدود زندگی میں ملنا ہوگا، جہاں میرا زیان مجھے ملے گا،
پری گل کی سانسیں تیز ہونے لگیں اور ہر سانس کا دوسری سانس سے رابطہ ختم ہونے لگا۔ بس آخری وقت پر اپنے رب کا ذکر تھا ان کی زبان پر، اور پھر ڈاکٹر ڈاکٹر شیر علی اور آیت چیخیں ہسپتال میں گونجنے لگی تھیں۔ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے پری گل نے دم توڑ دیا۔ زیان کے بعد پری گل بھی مر گئیں۔ شیر علی خان پوری طرح سے ٹوٹ چکے تھے۔ وکیل صاحب، میں اپنی ساری جائیداد آیت کے نام کر رہا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے کاغذات تیار کروائیے۔ شیر علی نے ایک آخری فیصلہ آخرکار کر ہی لیا۔ اوکے سر، جیسے آپ کہیں۔ خان صاحب، پولیس اسٹیشن سے فون آیا ہے، چھوٹے خان کا مجرم خود ہی اپنا جرم قبول کر رہا ہے۔ شیر علی خان ہوا خان نے آ کر اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، چلو۔ شیر علی پولیس اسٹیشن گئے تو جمشید ناصر پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب، آپ، ہم کو پہلے ہی معلوم تھا یہ سب آپ نے کیا ہے۔ شیر علی نواب حارث کو دیکھ کر بولے، پھر مجھے پکڑوایا کیوں نہیں؟ حارث صاحب نے سر جھکا کر پوچھا، کیونکہ ہم بھی آپ کا مجرم ہیں، بلکہ پہل ہم نے ہی کیا تھا، پھر سزا بہت سو کو ملی۔ اس وقت ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے بچوں کے قاتل ہیں، اس لیے میں آپ کو اپنے بیٹے کا قتل معاف کرتا ہوں۔ آپ بھی ہو سکے تو ہم کو معاف کر دینا۔ شیر علی نے ندامت سے کہا، معاف کیا۔ نواب حارث حیران کن لہجے میں بولے، شکریہ جمشید ناصر، میں کون ہوتا ہوں کسی کو معاف کرنے والا؟ سارے فساد کی جڑ تو میں ہی ہوں۔ تم دونوں مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تم دونوں کے بچے مر گئے، پر میری اپنی بیٹی کا گھر دونوں مرتبہ اجڑ گیا۔ جمشید ناصر اپنا سر پیٹ کر رونے لگے۔ معاف کیا۔ شیر علی خان نواب حارث ایک زمان ہو کر بولے۔ نواب صاحب کو جانے دو، شیر علی پولیس انسپکٹر سے بولے۔ شیر علی خان باہر آیا تو ہوا خان، جو کب سے ضبط کیے اندر پولیس اسٹیشن میں نواب حارث کو نفرت بھری نگاہوں سے گھور رہا تھا، پھٹ پڑا۔ خان صاحب، یہ کیا کیا آپ نے؟ اس خبیث کو چھوڑ کیوں دیا؟ ہوا خان کی آنکھوں میں خون اتر چکا تھا۔ ہوا خان، اس نے برا کیا کیونکہ اس کے ساتھ بھی برا ہوا تھا۔ شیر علی ضبط بھرے لہجے میں بولے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا؟ ہم نہیں چھوڑے گا، وہ ایک دفعہ ہمارے ہاتھ لگ جائے ہم اس کا بوٹی بوٹی کر کے کتوں کو کھلائے گا۔ ہمارا شہزادہ بچہ کو اس خبیث نے قتل کر دیا۔ ہوا خان طیش میں آ گیا۔ خبردار ہوا خان، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، سنا تم نے؟ کچھ بھی نہیں، شیر علی دھمکی دیتے ہوئے بولے۔ آیت آپ ہی کچھ تو بولے نا۔ آیت کی حالت دیکھ کر مبین کا دل ڈوبنے لگا، جبکہ وہ گمسم سی رہی۔ یہ کچھ کاغذات ہیں، خان صاحب نے بیوی جی کے لیے بھیجے ہیں۔ نوکر کمرے میں داخل ہوا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ سارا نے اس سے کاغذات لے لیے۔ یہ کیسے کاغذات ہیں؟ مبین نے حیرت سے پوچھا۔ دیکھتی ہوں۔ سارا نے فائل کھولی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شیر علی انکل نے اپنی ساری جائیداد آیت آپی کے نام کر دی ہے۔ 10 سال بعد ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے مس آیت، جنہوں نے اپنی ساری زندگی بوڑھے لوگوں، یتیم بچوں اور غریب لوگوں کی خدمت میں وقف کر دی ہے۔ ان کے ہر شہر میں یتیم خانے، اولڈ ہاؤس اور NGOs ہیں۔ ہوسٹ کی آواز نے آیت کے سوچوں کے تسلسل کو توڑا تو ماضی کی ایک لمبی روداد تھی، پر زندگی کے اس سفر نے آیت کے نصیب کے سفر سے مقدر تک لا کھڑا کیا تھا، کیونکہ اس میں صبر کی آزمائش تھی، شکر کا سہارا تھا۔ جانتے ہیں نصیب وہ ہے جو ہم اپنے اعمال سے بناتے ہیں، اور مقدر وہ ہے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا۔ زندگی کے سفر میں جو آپ سے کام لیے وہی تو مقدر ہے۔ السلام علیکم مس آیت، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک الحمدللہ۔ مس آیت، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ کوئی کنیت کا نام استعمال کیوں نہیں کرتی ہیں؟ میں اپنے والد کے نام کے ساتھ اپنا نام نہیں جوڑنا چاہتی، اور میری 2 شادیاں تھیں، میں 2 بار بیوہ ہو چکی ہوں، اس لیے ہسبینڈ کا نام بھی نہیں لگاتی۔ مس آیت، آپ کے پہلے شوہر کا انتقال شادی کے کچھ عرصے بعد ہوا، شادی کی پہلی رات۔ اوہ، اور دوسرے شوہر کا انتقال کب ہوا؟ شادی کے 6 ماہ بعد۔ اور دونوں کا انتقال کیسے ہوا؟ قتل ہوا دونوں کا۔ قتل کس نے کیا؟ میرے پہلے مرحوم شوہر کو دوسرے مرحوم شوہر کے بابا نے قتل کروا دیا، اور دوسرے مرحوم شوہر کو پہلے مرحوم شوہر کے بابا نے قتل کروا دیا۔ اوہ، آئی ایم سو سوری، لیکن کیوں، کوئی بڑی دشمنی تھی؟ جی دشمنی تو تھی، لیکن صرف میرے پاپا سے۔ میرے دونوں مرحوم سسر کی آپس میں کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی، دشمنی آپ کے پاپا سے تھی، اور قتل ایک دوسرے کے بیٹوں کو کیوں کر دیا گیا؟ مجھے خود بھی آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ انا کی جنگ میں 2 ماؤں کے بیٹے مارے گئے، کسی کا سہاگ اجڑا، اور 2 بے گناہ نوجوان مارے گئے۔ مس آیت، آپ کا دکھ واقعی بہت بڑا ہے۔ اپنی زندگی سے ڈھیر ساری شکایات ہوں گی آپ کو۔ نہیں، مجھے اپنی زندگی سے کوئی شکایت نہیں ہے، اللہ کی راہ میں میری زندگی گزر رہی ہے، یہ بھی میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ مجھے میری زندگی کے سفر نے بہت سے نشیب و فراز سے گزارا ہے، اس سب میں مجھے صبر سے ہی آمنا سامنا ہوا ہے، اور صبر نے میرے نصیب کو مقدر کیا ہے۔ میرے رب نے مجھ سے کچھ کام لینے تھے، اس سب سے وہ احساسات میرے اندر جو آج ان لوگوں کے لیے ہیں شاید پہلے نہ ہوتے۔ آیت بہت سکون سے جواب دے رہی تھی۔ پر مس آیت، یہ صبر بھی آسان تو نہیں ہوگا۔ آیت مسکرائی۔ اگر صبر اتنا آسان ہوتا تو اس کا اجر بھی خدا نے اپنی رضا نہ رکھی ہوتی۔ اور ابدی سکون، آپ کا یہ خیال کیسے آیا کہ آپ کو غریب بے سہارا لوگوں کا سہارا بننا چاہیے؟ میرے مرحوم سسر 2 سال پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ شیر علی خان نے اپنی پوری زندگی اپنی انا کے زیر اثر دشمنیاں مول لیں، لیکن اپنے بیٹے اور بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے ہر عمل کا کفارہ ادا کرنے کا تہیہ کیا کہ بس
ہر وقت ان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا تھا اور لوگوں کی مدد کرتے۔ سوات میں فلاحی ادارے انہوں نے بنوائے تھے۔ کچھ وقت سنبھالنے کے بعد یہ ذمہ داری مجھے سونپ دی۔ اس ذمہ داری کو پورا کرتے میں نے کافی شہروں میں فلاحی ادارے بنائے۔ واقعی ہمارے ملک میں آپ کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ آپ کے بارے میں یہ بھی معلوم پڑا ہے کہ آپ اپنا زیادہ وقت یتیم خانے کے بچوں کے ساتھ گزارتی ہیں۔ جی، مجھے لوگ کہتے ہیں نصیب جلی، کاش تمہارے بچے ہی ہوتے، لیکن اب اللہ نے مجھے ڈھیر سارے بچوں سے نوازا ہے جو میری طرح لاوارث ہیں۔ ان کو ماں تو مل گئی اور مجھے بچے۔ مس آیت، آپ ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت ہیں اور بہت امیر بھی ہیں۔ آپ نے تیسری شادی کیوں نہیں کی؟ نصیب خوبصورتی اور پیسے کا محتاج نہیں ہوتا، اور میں تیسری شادی کر کے کیا کروں گی؟ میری آزمائش اور میرا سفر مجھ سے کچھ اور تقاضا رکھتا ہے۔ مجھے میری دونوں شوہروں سے محبت ہے۔ اب بس باقی ماندہ حیات مطمئن ہوں، اور یہاں اب میری زندگی کو لے کر فیصلہ ہے، اور ویسے بھی دولت سے نصیب نہیں خریدا جا سکتا ہے، نہ ہی مقدر۔ نصیب بکتا نہیں۔